नमस्कार। और आज के इस सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के सेशन के जो मुख्य वक्ता हैं, डॉक्टर राजेश बिनीवाले जी, जो कि महानिदेशक हैं रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के। वो आज बतौर मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। हम सभी उनको सुनने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आईसेक्ट संस्था के चेयरमैन श्री संतोष चौबे जी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के चांसलर भी हैं। श्री संतोष चौबे जी भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बतौर पैनलिस्ट श्री अमिताभ सक्सेना जी भी हैं, जो कि वाइस चांसलर डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा मध्य प्रदेश में वाइस चांसलर हैं। वो भी हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज के सभी वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार साहब भी हमारे साथ आज इस कॉल पे मौजूद हैं। सबसे पहले आईसेक्ट परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बहुत ही मैं कहना चाहूँगा पर्टिनेंट टॉपिक आज का हमारा है। और ये पर्टिनेंट क्यों है, इसके लिए मैं कुछ बातें सबसे पहले रखना चाहूँगा और फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो शोध में भारतीयता का समावेश या फिर रिसर्च में इंडियननेस को हम कैसे इंक्लूड, और न सिर्फ इंक्लूड बल्कि इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, इस पूरे विषय पे आज चर्चा होगी। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन, जो कि रिसर्च फील्ड पे बहुत सारे सेशंस और सेशंस के साथ साथ कई अन्य गतिविधियां भी करता रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस पूरे शोध का जो इकोसिस्टम है उसमें भारतीयता को कैसे प्राथमिकता दी जाए, और न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल रिसर्च सुपर पावर के रूप में भी भारत कैसे इमर्ज हो, इसके ऊपर पूरा जोर है, जिसका डिटेल में उल्लेख हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो दो या तीन बातें इसमें बैकड्रॉप के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हम लोग लगातार हर सेशन में या रैंकिंग्स में या जो एनालिसिस रिपोर्ट्स होती हैं भारत के हायर एजुकेशन सेक्टर की, वहाँ पे हम सभी ये देखते रहते हैं, जो कि शिक्षा के व्यवस्था के अंदर लोग हैं या जो बाहर के भी लोग हैं, मे बी एज अ थर्ड पर्सन, एज अ लेमैन ऑल्सो, कि भारत की रैंकिंग हर समय रिसर्च आउटपुट पे पिछड़ती हुई नजर आती है। और वो भले ही टाइम्स की रैंकिंग्स हो या क्यूएस रैंकिंग या कोई भी रैंकिंग्स हो, तो टॉप 100 टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस में हर समय हमें रिसर्च पे कम आंका जाता है। तो रिसर्च आउटपुट को कैसे बढ़ाया जा सके और इंडिया के रिसर्च सिस्टम को वापस कैसे रिस्टोर किया जा सके। और दूसरा एक चैलेंज ये भी है कि लगभग कई बार ऐसा लगता है कि हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स को रिसर्च के माध्यम से सॉल्व करने के लिए ज्यादा तत्पर हमारा सिस्टम दिखता है, बजाय इसके कि हम अपने लोकल प्रॉब्लम्स को रिसर्च के माध्यम से रिजॉल्व करने की तरफ बढ़ें। और लोकल से मतलब सिर्फ इंडिया लेवल ही नहीं, बल्कि हर स्टेट, और हर स्टेट के अंदर हर क्लस्टर की अपनी अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स अलग हैं, जिनको कि अगर रिसर्च के माध्यम से देखा जाए तो रिजॉल्व हो सकती है। तो ये दो एक मुख्य बिंदु है एज अ बैकड्रॉप। साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि नई शिक्षा नीति में रिसर्च को बहुत प्राथमिकता दी गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक बहुत अहम बॉडी है, वो बन के उभर सकती है, और उसके पास रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए काफी बड़ा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। और दूसरा बैकड्रॉप ये है कि हाल ही में, इनफैक्ट येस्टरडे ही, यूजीसी ने रिसर्च की गाइडलाइंस भी एक बार फिर से सभी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए रिलीज की हैं, जिसमें रिसर्च के एक पूरे प्रोसेस का एक तरीके से रिमाइंडर है, और रिसर्च प्रोसेस में होने वाले जो गलतियां हैं या जो मिसकंडक्ट हैं या उसमें कौन से लूप होल्स हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी बात यह है कि रिसर्च पे वापस डायलॉग हमारा लौटा है। रिसर्च पे हम लोग सभी खासकर नई शिक्षा नीति के आने के बाद फिर से उस पर बात कर रहे हैं। और सभी अक्रेडिटेशन सिस्टम्स जो हैं यूनिवर्सिटीज के या इंस्टीट्यूशंस के, उसमें रिसर्च आउटपुट, इनोवेशन आउटपुट
कंसल्टेंसी, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट विद इंडस्ट्री, जॉइंट कोलैबोरेशन रिसर्च विद अदर यूनिवर्सिटीज, इन सब चीज़ों को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग विस्तार में सुनेंगे और इसके बारे में हम कैसे अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज फिर से जानेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और इसकी पूरी भूमिका को एक बार फिर से क्लियर करते हुए और ओपनिंग रिमार्क्स के तौर पे मैं अमिताभ सर को, श्री अमिताभ सक्सेना जी को, जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा मध्य प्रदेश से, उनको अब आमंत्रित करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा एक बार फिर से हमारे सामने स्पष्ट करें। अमिताभ सर। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर अनम्यूट कर लें अमिताभ सर। धन्यवाद सिद्धार्थ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छी से शुरुआत कर दी। ये विषय बहुत बड़ा है और मैं सारे श्रोताओं को, दर्शकों को ये बता दूं कि आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा हाइट के वक्ता आज हमारे साथ है। मैं उस वक्ता डॉक्टर राजेश जी का मैं स्वागत करता हूं। मैंने आपको पहले भी सुना है और मैं आपके इस ज्ञान से सम्मोहित ही हूँ। मेरे चांसलर साहब, मेरे विश्वविद्यालय के चांसलर साहब और बाकी हमारे अन्य सहयोगी विश्वविद्यालयों के चांसलर साहब आदरणीय श्री संतोष चौबे जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पेठिया साहब, वैशाली में डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पांडे जी या श्रीवास्तव साहब जो कि वाइस चांसलर है आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के, दुबे जी जो वाइस चांसलर हैं बिलासपुर से, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, सारे कुल सचिवों जी का और सारे प्राध्यापक। यह विषय वैसे मेरा भी बहुत प्रिय है, लेकिन जिसे कहा जाता है कि जब अच्छा बल्लेबाज बैटिंग कर रहा हो तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहना बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस विषय पे तो पूरे टाइम नॉन स्ट्राइकिंग पे रहूंगा। आईपीएल का जमाना भी है, नॉन स्ट्राइकिंग पे रहो, स्ट्राइकर को लेने दो। तो मैं यहाँ पे तो ये कहूंगा कि इस विषय को पूर्ण रूप से डॉक्टर साहब को मैंने सुना है, कई बार सुना है, तो वो रखेंगे। मैं कुछ छोटी छोटी सी बातें कहना चाहता हूँ। जब तक कोठारी कमेटी की रिकमेंडेशन इस देश में चल रही थी तब तक वातावरण शिक्षा का मुझे ठीक लगता था, लेकिन 86 के बाद जो शिक्षा का व्यवसायीकरण जिसको बोलते हैं, जिसको कि मानव संसाधन बना दिया गया, या विद्यार्थी जो हम शिक्षण संस्थान तैयार कर रहे थे उसे प्रोडक्ट बना दिया गया, उसको मानव संसाधन के रूप में ऐसा तैयार किया जाने लगा जिससे कि उसको बाजार में खपत उसकी अच्छी हो जाए। यह मामला गड़बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें शिक्षण संस्थाओं को ये जिम्मेदारी होती है कि शिक्षण संस्थान एक बहुत अच्छा विद्यार्थी बनाए और बहुत अच्छा विद्यार्थी के साथ साथ एक शोधार्थी भी बनाए, या बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाए, या बहुत अच्छा उद्यमी बनाए, या बहुत अच्छा कारीगर बनाए। हमने क्या बनाया? आप लोग सब शिक्षण संस्थाओं के लोग हैं, या आप में से कई यहाँ पे शोध के विद्यार्थी भी हैं। आप सच्ची में बताइए कि आपने अपने संस्थान से कोई ऐसा खिलाड़ी निकाला जो राष्ट्रीय स्तर पे खेला, या कोई ऐसा कारीगर निकाला जिसको आपने अपने घर बुला के अपना पानी ठीक करवाया हो, या आपने ऐसा शोधार्थी निकाला जिसकी कोई पेटेंट आपने अभी तक लिया हो। हम 86 के बाद एक मानव संसाधन के नाम पे चले गए। शिक्षा की पूरी परंपरा रटंत विद्या में कन्वर्ट हो गई और एक ऐसा वातावरण बन गया कि बच्चे को परीक्षा पास करनी है, परीक्षा पास अच्छे नंबरों से करनी है, और उसके बाद उसको अच्छे नंबरों के बाद डिग्री भी अच्छी लाती है। हम भी उसमें से ही, हमें मालूम है कि हमारा 12th के परसेंटेज पे हमारे घर में कितना प्रेशर था। भाई अच्छा वैज्ञानिक बन जाए ना, अच्छा शोधार्थी बन जाए, कुछ अच्छा काम हम कर लें। तो इस सारी चीजों को एनईपी ने ब्रेक किया है। एनईपी इससे आपको बाहर लेके आता है कि आप एक अच्छा व्यक्ति बना सके, एक अच्छा ऐसा वैज्ञानिक बना सके। मैं एक दो चीजें और कहता हूँ। एनआरएफ इंट्रोड्यूस हुआ है एनईपी से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एनआरएफ इंट्रोड्यूस हुआ है। एनआरएफ में आपको सारी स्वतंत्रताएं मिली है जो स्वतंत्रता हम बहुत सारे समय से ढूंढ रहे थे। नया वातावरण बना है। बदला सिर्फ एनईपी से नहीं है, एनईपी से पहले लास्ट ईयर ही तो नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी आई, जिसमें कि इनोवेशन को पूरी तरीके से नए ढांचे में समझाया गया है। एक तो मिथ चलती है, या मैं तो उसको सच्चाई मानता हूं,
रिसर्च में या इंस्टीट्यूशन में, मैं एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आपके सामने रखता हूँ। लगभग 8 मिनिस्ट्री हैं जो रिसर्च में काम करती हैं। मैं इसमें नाम नहीं लेता, आप अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, 8 मिनिस्ट्रीज हैं जो इसमें काम करती हैं। इन 8 मिनिस्ट्रीज के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे लगभग MHRD के पास 1000 विश्वविद्यालय तो हैं ही, लेकिन 23 IITs भी हैं। IISER देश में 7 है, CSIR की 40 लेबोरेटरीज हैं, ICAR की 98 लेबोरेटरीज हैं, ICMR की 22 लेबोरेटरीज हैं, अर्थ साइंस की 12 लेबोरेटरीज हैं, खुद के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के 20 अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 15 लेबोरेटरीज हैं, एटॉमिक एनर्जी की 19 रिसर्च लेबोरेटरीज हैं। मैं बहुत सारी बोल सकता हूँ, 376 कुल रिसर्च लेबोरेटरीज हैं भारत सरकार की। लेकिन 376 रिसर्च लेबोरेटरी के बाद भी मैं विगत वर्ष का एक डाटा शेयर करता हूँ। पेटेंट फाइलिंग चाइना ने करी 13,81,000, उसमें से 9.8% शोधार्थी नॉन रेसिडेंट ऑफ चाइना थे। अमेरिका ने की 6,06,000, उसमें से 0.07% नॉन अमेरिकन थे, ऐसा कहा जाता है। इंडिया ने करी 46,582, उसमें से 68% NRIs है। हमने की ही एक, चाइना ने की 13,81,000, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया ने की 46,000, और हमें 46,000 में से 68% हमारे जो व्यक्ति हैं जो भारत में नहीं रहते मिले, सिर्फ 12,000 पेटेंट रजिस्टर हुए, 12,000, जबकि हर वर्ष 40,000 PhD प्रोड्यूस करते हैं। एक दो चीजें छोटी छोटी सी, और एक कंपार्टमेंट बना हुआ एजुकेशन सिस्टम में जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत जोर से अलाउ नहीं किया जाता। मैं चाहता हूं कि ये कंपार्टमेंट अब टूट जाए। प्राइवेट सेक्टर के पास लगभग 65% विद्यार्थी हैं, लेकिन शोध सरकार के पास आरक्षित है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को की एंट्री लगभग अभी अच्छे से नहीं है। मैं शोध में 2 बातें और कहता हूं। सरकार पैसा के साथ साथ मेंटरिंग भी शुरू करे। प्राइवेट सेक्टर के शोधार्थियों की, अगर सरकार की जो मैंने 376 इंस्टीट्यूशन के मैं नाम भी ले सकता था, 376 इंस्टीट्यूशन इनकी मेंटरिंग शुरू करेगी तो उनके पास जबरदस्त एक्सपर्टाइज है, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका हमें फायदा होगा। इंटरडिसिप्लिनरी, ये तो सिर्फ डोमेन रिसर्च की बात है, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी बहुत सारी रिसर्च होनी है। रिसर्च की जो मूल जगह है लाइब्रेरी, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। शोधार्थी लाइब्रेरीज को बिल्कुल एक्सेस नहीं कर रहे, जबकि NDL पे 30 मिलियन बुक्स NDL के पास हैं, या शोध गंगा पे जने कितने रिसर्च के डॉक्यूमेंट है। ये एक वर्तमान सीन है। अगर कोई एक फेसबुक या एक कोई ऐसा कोई स्टार्टअप हिंदुस्तान को मिल जाए तो आनंद आ जाए। मैंने कुछ समय ज्यादा ले लिया सिद्धार्थ सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीन बहुत इनकरेजिंग नहीं था, लेकिन जितनी तेजी से बदला भी है ना, उसको हमारे इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट नहीं कर पाए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा डॉक्टर साहब, राजेश जी, कि एक तो ये जो सीन बदला है उसके ऊपर थोड़ा सा समय, लेकिन बाकी जो आपकी विशेषता है उस पर हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ सर। थैंक यू सुमत सर। और यस, आज की इस पूरे कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और स्पष्ट हुई है। अब हम सीधे अपने मुख्य वक्ता की ओर बढ़ते हैं, और सिर्फ ये अनाउंसमेंट में कर दूं हाउसकीपिंग कि आपके जो भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं वो आप कोई Q&A पैनल को यूज करते हुए हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और कार्यक्रम के अंत में हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं वो सीधे अपने मुख्य वक्ताओं तक भी पहुंचाएंगे। तो अब मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजेश बिनीवाले जी को, जो कि महानिदेशक RFRF फाउंडेशन से हैं, कि वे आए और अपना वक्तव्य आज के इस टॉपिक पे हमारे सामने रखें। डॉक्टर राजेश। सभी को मेरा नमस्कार। श्री चौबे जी जो चांसलर है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के,
तथा श्री अमिताभ जी सक्सेना जो हमारे परम मित्र तथा वाइस चांसलर है, जो और भी वाइस चांसलर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कुलगुरु गण जो जुड़े हुए हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी जो आईसेक्स से हैं, उनको भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे एक मौका दिया आपके साथ बात। अगले 30-35 मिनट में मैं ये कोशिश करूंगा कि जो अपना व्यू है, रिसर्च फॉर डिसीजन फाउंडेशन का जो व्यू है, जिसको हम सोचते हैं कि शोध में भारतीयता कैसे लाए जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। एक जो इस शोध में भारतीयता लाने का जो उसका परिप्रेक्ष्य जो है, वो चतुर्वेदी जी ने थोड़ा सा क्लियर कर ही दिया था। मैंने जब अपना ओपनिंग रिमार्क दिया तब एक थोड़ी सी क्लैरिटी उन्होंने भी दे ही दी थी। मैं उसको थोड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। कुछ डेटा अमिताभ जी ने भी दिया, जिसमें काफी सारा डेटा उन्होंने दिया कि पेटेंट फाइल कितने होते हैं, कितने लेबोरेटरीज काम कर रहे हैं और उन लेबोरेटरीज को होते हुए क्या हो रहा है। स्थिति बिल्कुल जैसे उन्होंने कही वैसे ही है। इसमें कुछ अपवाद जरूर है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नेशनल लेबोरेटरीज है जो रिसर्च कर रही है, उनका रिसर्च ढंग का भी है और उनके कारण ही भारत में कुछ चीजें हो रही है। जैसे कि परम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे हम लोग, तो परम सुपर कंप्यूटर जब भारत में आया या बनाया गया, जो हमको डिनायल ऑफ टेक्नोलॉजी हुई थी, तो उस डिनायल ऑफ टेक्नोलॉजी में बनाने वाले हमारे ही लोग थे। इसके बाद में डीआरडीओ में जो कुछ बनता है, जो आप ब्रह्मोस का अभी मिसाइल्स बहुत सारे मिसाइल्स हम बना चुके हैं। ब्रह्मोस का अभी पिछले 2 हफ्ते पहले एक परीक्षण हुआ, जो आपको पता नहीं होगा कि जो पहले 10 मिसाइल होते हैं, अगर आप मिसाइल्स की लिस्ट बनाते हैं उनके कैपेसिटी के अनुसार, उनका कितने दूर तक जा सकते हैं, कितना पेलोड ले सकते हैं, न्यूक्लियर पेलोड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये सब आप देखोगे तो ब्रह्मोस दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है। ये हमारी स्थिति है आज। और पहले 10 में 3 जगह पे भारत है, ये आप मान के चलिए। तो इसका मतलब है कि डीआरडीओ में एक बहुत अच्छा रिसर्च हो रहा है। वैसे उसी तरह का रिसर्च हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में है। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में स्थिति बहुत अच्छी है। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग दुनिया भर के सैटेलाइट एक साथ ऊपर ले जाने की क्षमता रखते हैं, उनको अपने अपनी कक्षा में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, और वो भी सटीक और एक ही अटेम्प्ट में। हम मंगल पे जाने वाले सबसे कम लागत लगाते हुए मंगल पे जाने वाले और पहले अटेम्प्ट में जाने वाले दुनिया का एकमेव देश है। और चांद तक तो हम पहुंच गए थे, कुछ 200 मीटर की दूरी रह गई, जो 200 मीटर की दूरी हमारा कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया, नहीं तो चांद का लैंडिंग भी हो गया था। लेकिन चांद तक तो पहुंच ही गए। चांद से 200 मीटर दूर तक जब यान पहुंच गए तो चांद तक तो पहुंच ही गए थे। तो ये जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक अपने तरह से काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्षमता है, हम ये कर सकते हैं, ये इससे प्रतीत होता है। तो ये ध्यान में रखिए कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। मैं इसके अलावा भी कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। उसका एक और उदाहरण है, जो हमारे यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, अमूल से, जो आनंद से अमूल करके जो संस्था निकली, जो एक सहकारी संस्था थी, और आज अमूल का दूध ये देश देश में पहुंचा हुआ है। दूध अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक और अहमदाबाद से लेके चेन्नई तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। और अहमदाबाद से ये आनंद से निकल के अहमदाबाद से निकल के अहमदाबाद से गुजरात से निकल के नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ ये दूध जाता है। तो ये हमारी अपनी क्षमता है, हमने अपनी क्षमता विकसित कर ली है। हमारी क्षमताएं बहुत जगह विकसित होने आवश्यक थी, वो नहीं हुई है। ये भी इसका एक काला साइड जो है, उससे जो इसका जो डार्क साइड है वो ये है कि हमारी क्षमताएं बहुत थी, उस क्षमताएं के अनुसार हमने अपना विकसन नहीं किया है। और ये जो विकसन नहीं हुआ, इसके कुछ रीजन है, और उसी रीजन को हम दूर कर देते हैं तो हमारा रिसर्च ऐसा कुछ कम नहीं है। हम दुनिया में दिमाग के हिसाब से देखा जाए तो हम कोई कम नहीं है। हमारी कमी कहाँ है? हमारे सोच में है, हमारे सोच में है और हमारे संसाधनों में है। संसाधनों की कमी भी सोच के कारण ही है। अगर हम लोग सोच ठीक रखते तो संसाधन तो अपने आप बन जाते। संसाधनों की कमी ने कभी रिसर्च को रोका नहीं है। मैरी क्यूरी ने जो रिसर्च किया था, या ऐसे कई सारे रिसर्च हुए थे, इवन न्यूटन की लेबोरेटरी थी, वो संसाधनों से परिपूर्ण लेबोरेटरी नहीं थी। तो
ऐसा है तो इसका मतलब है संसाधन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जो अमिताभ जी ने जो डेटा दिया उसमें मैं कुछ और जोड़ देता हूँ। इस बार तो 6-6.5 हजार ही पेटेंट फाइल हुए, वैसे 12-13 हजार पेटेंट फाइल होते हैं भारत में। इसका मतलब हो गया कि भारत में पेटेंट फाइल करने के लिए बाहर के लोग अभी उत्सुक नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो उन्होंने बताया 68% बराबर है, बाहर के लोग 68% पेटेंट फाइल करते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो भारत मतलब रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट्स के 4 ऑफिस है, 4 ऑफिस में जो पेटेंट फाइल होते हैं उनमें अधिकतर बाहर वाले लोग आके करते हैं, एनआरआई भी नहीं, बाहर वाले लोग, बाहर की कंपनियां फाइल करते हैं। और करीबन हमारे यहाँ पे 16 से 18 हजार पीएचडी होते हैं साल, और 16 से 18 हजार पीएचडी क्या काम करते हैं? वो काम ये करते हैं कि जो प्रोफेसर के साथ, हमारी समस्या यहाँ से शुरू होती है, अब ये समस्याओं को उजागर करता हूँ, उसमें थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश। पीएचडी कैसे शुरू होती है हमारे यहाँ? वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट की हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे सोशल साइंसेस की हो। पीएचडी करने वाला छात्र जिसको पीएचडी करने की इच्छा होती है, वो इच्छा भी इसलिए होती है कि उसको नौकरी पानी होती है, उसको इच्छा इसलिए नहीं होती कि उसको रिसर्च करना होता है। ऐसे बहुत कम होते हैं, ऐसे नहीं होते ये बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। वो पहुंचता है किसी गाइड को ढूंढ के, उस गाइड के लेबोरेटरी में, उस गाइड के ऑफिस में पहुंचता है, और वो सब्जेक्ट कौन सा चुनता है? उस गाइड के लेबोरेटरी में, उस गाइड के डिपार्टमेंट में चल रहा हुआ जो सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत चीजें एडिशन करके कर दे, इस तरह का सब्जेक्ट चुनता है। इसमें दोनों की सुविधा होती है, छात्र की भी सुविधा होती है और गाइड की भी सुविधा होती है। छात्र की सुविधा ये होती है कि वहां पे सारा कुछ बना हुआ रहता है, सब्जेक्ट चला हुआ रहता है, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैकल्टी और या गाइड की जो सुविधा होती है वो ये होती है कि उसको भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लेबोरेटरी में जो चल रहा है उसी में चल जाएगा। तो पहले तो हम यहाँ गलती कर बैठते हैं कि जो रिसर्च टॉपिक लेना है वो रिसर्च टॉपिक ये कुछ तो भी एक चला आया हुआ 10-15 साल 20 साल एक ही लेबोरेटरी में एक ही जैसा काम चल रहा है, उसी के ऊपर छोटा मोटा काम करके हम पीएचडी लेने की। मैं विद्यापीठ का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस विद्यापीठ में मैं गया था, और उस विद्यापीठ में मैं जब उनसे बात कर रहा था, एक रजिस्ट्रार थे और उनके वाइस चांसलर भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो क्या है, एक मधुमक्खी के ऊपर रिसर्च थीसिस आता है, पीएचडी थीसिस, एक बड़ी मधुमक्खी के ऊपर आता है, एक छोटी मधुमक्खी के ऊपर आता है, तो इतना ही तो फर्क होता है उसमें। अब ये क्या टॉपिक हुआ, और मधुमक्खी के ऊपर छोटी मधुमक्खी और बड़ी मधुमक्खी ये फर्क करके अगर पीएचडी दी जा सकती है तो बहुत ही मुश्किल है। एक मेरे सहकारी थे, उनके एक रिश्तेदार को, मतलब उनके मिसेस को, रिश्तेदार को क्या, उनके मिसेस को पीएचडी रजिस्टर करने की बड़ी इच्छा थी, वो कॉमर्स से थी, और उनको मैंने टॉपिक, उनका सोचना था कि बैंकिंग में कुछ रिसर्च किया जाए। तो सहकार बैंक जो चलती है, सहकार बैंक को आगे चलाने के लिए किस तरह से काम किया जाए, उसके ऊपर मैंने थोड़ा उनसे बात की। उन्होंने मेरे से बात की थी कि आप इसे थोड़ा बताइए कि किस तरह से इसका टॉपिक को बनाया जाए। वो टॉपिक बनाया, मैंने बड़ा ओवरऑल टॉपिक बनाया था, ओवरऑल इन द सेंस में काफी कॉम्प्रिहेंसिव इस तरह से बनाया था कि सारे सहकार क्षेत्र के जो बैंक है उनमें जो चीजें होती है उसके ऊपर का एक चीज लेके उसके ऊपर काम करे, जो कि सारी चीजों के लिए अपेक्षाभूत इम्पैक्ट ले आएगा। उन्होंने अपने गाइड से जाके डिस्कस किया, उनके गाइड ने कहा अरे नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है रिसर्च में। उन्होंने रिसर्च में किया कि नागपुर के एक फलाने नागपुर जिले के एक फलाने के तालुका में फलाने एरिया की एक ब्रांच, और उस ब्रांच में क्या चल रहा है उसके ऊपर थीसिस करो। अब उसका क्या यूज होगा? सहकार क्षेत्र के बैंकिंग में अगर आपको काम करना है तो उसको सहकार क्षेत्र देखो, सहकार क्षेत्र के आप बात करो, उसके ऊपर बात करो। तो हम लोग पहली गलती करते हैं टॉपिक चुनने में, और में जो गलती करते हैं वो हमें कैरी ऑन करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे विद्यापीठों में नियम है, उनके नियम के अनुसार आप प्रीपोजिशन भी चेंज नहीं कर सकते, टाइटल में ऑफ का फॉर नहीं कर सकते, ए का द नहीं कर सकते, तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए। इसके विपरीत बाहर क्या होता है बता दो। बाहर ये होता है कि जब मेरी पीएचडी बाहर से है, मैं जापान से पीएचडी किया हुआ हूँ, मैं जब पहली बार पीएचडी का रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट जो भेजे थे उसमें एक टॉपिक था, वो टॉपिक था व्हीकलर पोल्यूशन के ऊपर, व्हीकलर पोल्यूशन कम कैसे किया जाए उसके लिए कुछ काम था उसके ऊपर। और अरेंजमेंट ऐसी थी कि वो फेलोशिप की कि हर साल मैं 3 महीने जापान जाता था, मेरे गाइड के साथ काम करता था, और यहाँ पे आके फिर बाकी का काम करता था। मैं ऑलरेडी सीएसआईआर में साइंटिस्ट था, तो मेरे पास लेबोरेटरी वगैरह सब कुछ ठीक थी। जब मैं पहली बार पहुंचा तो ये तो थीसिस का टॉपिक भेज चुके थे, फॉर्म वॉर्म भेज चुके थे, और पहली बार जब मैं जापान पहुंचा तो जापान पहुंचने के बाद
प्रोफेसर साहब के साथ डिस्कशन हुआ। प्रोफेसर साहब ने एक टॉपिक दिया मेरे को नया। अब मेरे लिए पहला धक्का था कि भाई मैंने जो टॉपिक रजिस्ट्रेशन किया है, जिसपे आपने भी साइन किए हुए हैं और जो विद्यापीठ ने एक्सेप्ट किया है, वो टॉपिक अलग है, और आप जो कह रहे हैं वो टॉपिक अलग है, थोड़ा नहीं, बहुत कुछ अलग। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो। अब काम करना शुरू कर दिया। 3 महीने में कुछ काम हुआ। इस 3 महीने में की कुछ घटनाएं बाद में आगे बताता हूँ। पहले 3 महीने में बहुत कुछ सीखने को मिला। 3 महीने काम हुआ, मैं वापस भारत आ गया। भारत में कंटिन्यू किया, कुछ चीजें हुई, एक पेपर लिखा हमने। दूसरे साल फिर पहुंच गया जापान। पहुंच गया, उसके बाद में फिर से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन और फिर टॉपिक चेंज हो गया। अब तो मुझे हार्ट अटैक आने की संभावना निर्माण हो गई थी। भाई साहब, टॉपिक तो हमने एक दिया था, फिर उसको हमने पिछले साल चेंज किया। अब आप कह रहे हैं इस साल भी चेंज करेंगे, और वो भी बहुत ड्रास्टिक चेंज करेंगे। मुझे पीएचडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि मुझे तो भारत के विद्यापीठों का अनुभव था। यहाँ पे तो आप का फार नहीं कर सकते, एक आधा नहीं कर सकते, तो ये तो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा, यहाँ पे सुपरवाइजर और प्रोफेसर कौन है? मैंने कहा आप है। तो बोले आप चिंता नहीं करो, आप ये जो टॉपिक पहले लिखे थे ना, वो भूल जाओ। हम लोग टॉपिक सबसे आखिरी में, जिस दिन आपका थीसिस बन के तैयार हो जाएगा, उस दिन उसके ऊपर टाइटल क्या लिखना बाद में ढूंढेंगे। तब तक ये टाइटल की चिंता छोड़ दो, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, रिसर्च के ऊपर ध्यान दो। हमारे टाइटल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अगर हमने एक बार कह दिया कि हमने एक टैबलेट बनानी है जिससे कैंसर ठीक हो जाएगा, तो उसमें अगर नहीं हो रहा होगा तो हम उसके 10 कारण नहीं बता सकते कि जिससे कारण क्यों नहीं हो रहा है। इसका लेसन्स लर्न, इसमें से जो समझा गया है वो चीजें हम नहीं लिख सकते। हमें लिखना यही पड़ेगा, ये टैबलेट 2% ज्यादा काम की है कैंसर क्योर करने के लिए। अरे 2% से क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तभी पीएचडी अवार्ड हो सकती है, जबकि थीसिस में उसी तरह से लिखा हो जिस तरह से पहले दिन हाइपोथेसिस लिया था। हमारे यहाँ हाइपोथेसिस के बाद में नल हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, इसकी जानकारी ही नहीं है। जानकारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि जानकारी नहीं है, जानकारी है, थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका हम अप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने नियम इस तरह से बना दिए। अब अगर आगे चलेंगे कि ये टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद में क्या होता है, रिसर्च किस तरह से होता है। हमारे यहाँ रिसर्च उस तरह से होता है कि पहले वालों ने क्या किया, पहले वालों को किस तरह का ट्रेंड मिला, वही हमें मिलना चाहिए। क्योंकि उसमें अगर नहीं मिला तो इसका मतलब हमारा कुछ तो गलत हो गया। हम सेरेंडिपिटी को ध्यान नहीं देते। सेरेंडिपिटी का मतलब है आकस्मिक तरीके से सामने आई हुई चीजें जो रिसर्च में आती है, हम उसको दबा देते हैं। उसमें अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ डेटा आ जाता है, जिसमें डेटा जिस तरह से बिहेव करना चाहिए था वैसा नहीं किया है, तब उसको दबा देते हैं। हम सोचते हैं गलत हो गया, इस डेटा को हटा दो, इस एक्सपेरिमेंट को हटा दो, दूसरा एक्सपेरिमेंट करो। और ये दूसरा एक्सपेरिमेंट करते समय हम ध्यान रखते हैं कि वो जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड ठीक आ जाए। वो ट्रेंड ठीक आने के लिए शायद हो सकता है कि हम सीमित तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसी तरीके से उसको सिद्ध कर देंगे कि पहले 5 लोगों ने जैसे किया वैसे ही मेरे को भी मिला। तो भाई साहब, पहले 5 लोगों ने कर ही दिया था, आपके करने की क्या आवश्यकता थी? आपके करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले 5 लोगों ने जो किया था उस अपने आप में पर्याप्त था। तो एनामलस बिहेवियर ऑफ द डेटा, ये हम लोग भूल जाते हैं। हमें बहुत बड़ी जल्दी रहती है, हमें वो एक 5 बनाया हुआ उसके ऊपर चलने की जल्दी रहती है। हमें अरे फेल्यूर्स हम ध्यान में नहीं रखते। मैं फेल्यूर्स का उदाहरण देके आपको बताता हूँ, डेटा का भी बताता हूँ और फेल्यूर का भी बताता हूँ। 3M करके एक कंपनी है जो बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है। उस 3M में एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया गया। उस रिसर्च प्रोजेक्ट में ये तय किया गया कि हम एक इस तरह का गोंद बनाएंगे, इस तरह का एक एडिसिव बनाएंगे जो कभी नहीं निकलेगा, उसको निकलना मुश्किल रहेगा, कभी भी नहीं निकलेगा एक बार चिपकाए। उसके ऊपर फंडिंग हुई, रिसर्च हो गया। रिसर्च होने के बाद में जो फॉर्मूलेज आए, वो फॉर्मूले में से 2-3 कैंडिडेट फॉर्मूले को आगे बढ़ाया गया, और जो आखिरी फॉर्मूला हुआ वो एकदम विपरीत परिणाम दे रहा था। सोचा यह गया था कि हम इस तरह का एडिसिव बनाएंगे जो कभी निकलेगा नहीं। एडिसिव इस तरह से बना कि जो फटाक से निकल जाता, उसको बिना मेहनत के, बिना दाग छोड़े निकल जाता। अब वो रिसर्च तो खराब हो गया, फिर भी 3M ने पेटेंट फाइल किया उसके और उसको बाजू में रख दिया। कुछ सालों बाद में एक आवश्यकता ऐसी पड़ी कि ऐसा कोई गोंद है क्या कि जो तुरंत निकल जाता है? क्यों? क्योंकि आपने सारे लोगों ने को येलो स्लिप देखी होगी, जो हम किसी फाइल के ऊपर, किसी कागज के ऊपर चिपकाते हैं, उसके ऊपर छोटी सी नोट लिखते हैं कई बार,
और वो या फिर वो जो हम लोग टैग्स लगाते हैं फाइल में, वो ऐसा गोंद रहता है उसको कि थोड़ी देर के लिए चिपक सकता है, मतलब साल भर भी रह सकता है, लेकिन निकालो तो निकल जाता है। तो ये जो 3M की जो स्लीप आई, वो एक फेल्यूर रिसर्च का प्रोडक्ट। रिसर्च फेल्यूर क्यों था? क्योंकि उन्होंने जो टारगेट रखा था वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब प्रोडक्ट काम का नहीं था, ऐसा नहीं था। हम प्रोडक्ट के एंगल से भी देखना कब शुरू करेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात। लेसन्स लर्न, हमने जो किया था वो हमारा रिसर्च किस तरह से डॉक्यूमेंटेड है, आज नहीं तो कल कभी उसका काम में आ सकता है क्या, ये हमने कभी सोचा ही। तो हम रिसर्च की बहुत निचली पायदान पे काम करते हैं, उसलिए इतना सोचना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम रहता है हमारे लिए। दूसरा मैं डेटा का बताता हूँ। जो पहले 3 महीने में मेरे को जो बहुत कुछ सीखने को मिला उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो पहले 3 महीने थे उसमें मैं पहुंच के वहाँ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने के लिए सारा ही काम खुद नहीं करना था वहाँ पे। जापान में ऐसे कोई आपको लोग काम करने के लिए नहीं मिलते हैं, आपको अपने खुद ही काम करने होते हैं। वही अमेरिका में होता है, वही यूरोप में होता है। तो हाँ सर, सॉरी, आप बीच में प्लीज। डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा ज्वाइन हो गया है। तो वहाँ पे जो पहले 3 महीने में मैं पहुंचा तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार करके कुछ एक्सपेरिमेंट हुए और हार्डली कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये पता चला कि मतलब प्रोफेसर ने मुझे बुलाया, एक ही एक्सपेरिमेंट हुआ था लगभग, वो सारा करके उसका कैलिब्रेशन करके, ये भी एक अपने यहाँ समस्या है, अपने कैलिब्रेशन और इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता। तो हमने वो कैलिब्रेशन वगैरह करके होने के बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका एक डेटा था मेरे पास में, एक ग्राफ था। और वो एक ग्राफ ऐसा था, मैं एक जो रिसर्च कर रहा था वो रिसर्च था हाइड्रोजन प्रोडक्शन के ऊपर। हाइड्रोजन एक वायु है जो आगे चल के ईंधन के रूप में आएगी, और आगे चल के मतलब इससे 15 साल बाद में आपको पेट्रोल की गाड़ियां मिलना बंद हो जाएगी, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएगी, उसकी जगह हाइड्रोजन की गाड़ी, सीएनजी की गाड़ी चलेंगी। सीएनजी की तो आपने देख ही ली है, लेकिन आप आज से 15 साल बाद पेट्रोल की गाड़ी कितने भी पैसे देंगे तभी खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि बाजार में होगी ही नहीं। तो 15 साल के 20 साल हो सकते हैं भारत में, कुछ देशों ने ऑलरेडी पेट्रोल गाड़ियां बनाना बंद कर दिया है। तो ये जो ईंधन है हाइड्रोजन, इसका प्रोडक्शन का काम कर रहा था मैं। इसमें एक एक्सिस समझ लीजिए, एक्स एक्सिस के ऊपर में टाइम था और वाई एक्सिस के ऊपर में उसके जो प्रोडक्शन की स्थिति थी वो थी। और ये डेटा मेरे पास एक ऐसा था कि सारे समय एक्स एक्सिस पे ऑलमोस्ट 0 पे था और केवल 3 जगह पे ऐसे पीक आए हुए थे। आप इमेजिन करके देखिए, बाकी सारे समय 0 हाइड्रोजन आ रहा था, ऐसा डेटा था। और प्रोफेसर ने मुझे कहा कि कल हमारे यहाँ जो स्पॉन्सर है, डेंसो मोटर कॉर्पोरेशन की स्पॉन्सरशिप थी इसमें, और स्पॉन्सर की टीम आने वाली है, उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन करना है। अरे मैंने कहा प्रेजेंटेशन किस बात का करेंगे, यहाँ तो कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुए हैं, वो भी जापानीज इंडस्ट्री के सामने जाके प्रेजेंटेशन करना, हमारी इज्जत तो खराब हो जाएगी। उसने कहा नहीं, जो भी डेटा है वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि तय हुआ है कि कल ये होगा रिव्यू, तो कल रिव्यू में आपको रहना है और आपको प्रेजेंटेशन करना है। मैं भी भारतीय वैज्ञानिक हूँ, भारतीय वैज्ञानिक को प्रेजेंटेशन देना बहुत अच्छे से आता है, डेटा हो चाहे ना हो। हमने भी वो प्रेजेंटेशन तैयार किया, इंट्रोडक्शन तैयार की, फिर वो हमने सेटअप कैसे बनाया, सेटअप का गुणगान किया, सेटअप के डिटेल्स दिए। 10 स्लाइड तो वैसे ही बना दिए। 10 स्लाइड के बाद में 11वीं स्लाइड जो थी वो ये एक स्लाइड लगा दी कि कैसे भी करके 15 मिनट बोलना है, ये 15 मिनट तो मैं निकाल लूंगा। अब जब आ ही गया है सामने, संकट आ ही गया, तो उसका निराकरण तो कर ही लेंगे। तो भारतीय तरीके से हमने बना दिया। अब जब डिस्कशन चालू हुआ, प्रेजेंटेशन चालू हुआ, उन लोगों को इंट्रोडक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट में उनका इंटरेस्ट पहले ही सब स्टडी करने के बाद था। तो इसलिए इंट्रोडक्शन में हाइड्रोजन कितना अच्छा ईंधन है और क्या है, वो सब उन्होंने मेरे को स्किप करने के लिए बोला। ठीक है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। फिर वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात, उसमें 5-7 मिनट गए होंगे, 5 मिनट भी नहीं गए होंगे, 4 मिनट गए होंगे। और उसके बाद में जो आखिरी की स्लाइड थी, उस पे 11वें स्लाइड पे आए, 11वें स्लाइड पे दिखाया डेटा, और वो डेटा दिखा के मैं चुप हो गया। उसमें बोलने लायक कुछ था ही नहीं, पूरे समय 0 था हाइड्रोजन। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट फेल्यूर था।
और एक्सपेरिमेंट फेल्योर होने के बाद में उसमें बोलने लायक कुछ नहीं था, तो मैं चुप हो गया। उस स्लाइड के ऊपर करीबन 45 मिनट का डिस्कशन जापानीज में हुआ। वो लोग जापानीज में बात कर रहे थे, प्रोफेसर और डेंसो मोटर कॉर्पोरेशन के जो लोग आए थे वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उस समय मेरे को जापानीज बिल्कुल नहीं आती। अब तो मैं जापानीज अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन तब नहीं आती थी। ये जो जापानीज लोग बोल रहे थे मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे को लग रहा था इनको लग रहा है कि इसको बुला के बेकार हो गया है, ये इसको बुलाने चाहिए था, किसी और को देना चाहिए। जब थोड़ा देर बाद में प्रोफेसर को ये समझ में आया कि मेरे समझ में कुछ नहीं आ रही है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये लोग बड़े इंटरेस्टेड है आपके रिसर्च में, ये बहुत बढ़िया डेटा आया है। अब मुझे लगा कि मुझे बुद्धू बनाया जा रहा है। मैंने कहा इसमें क्या है बताइए, ऐसा कौन सा तीर आया, तीर मार लिया कि जो इस डेटा में 0 पे है। फिर वो डेंसो मोटर कॉर्पोरेशन वाला जो आदमी था वो मेरे रेस्क्यू में आया। वो बोला एक साथ देखिए, ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट है, आपने अभी तक सारा समय जो बिताया वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने में, कैलिब्रेशन में, उसमें बताया। आप एक ही एक्सपेरिमेंट कर पाए हमारी मीटिंग के पहले, ये वस्तु स्थिति है। हमने कहा बिल्कुल वस्तु स्थिति है। बोले आपके जो सारे समय 0 है उसमें हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट 0 हाइड्रोजन प्रोडक्शन में बिल्कुल नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है ये ऊपर की एक लेवल है जहां पे आप एक नंबर मान के चलिए 20 का जो रेट आ रहा है उसमें है। और 3 बार पहले ही एक्सपेरिमेंट में आपके जो 3 पीक आए हैं, इसका मतलब पहले एक्सपेरिमेंट में 3 बार आप उस एरिया में पहुंच चुके जहां हमारा इंटरेस्ट है। आप इतना ही करना बाकी है कि एक्सपेरिमेंट में ये ढूंढिए कि ऐसे समय कौन सी स्थिति थी जब ये ऊपर पीक आ गया था। अगर ये पीक जिस समय आया था उस स्थिति पूरे समय बनाएंगे तो हाइड्रोजन ऊपर रहेगा। ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, हम इसलिए इसमें इतना डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें क्या रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी, उसके ऊपर डेटा को इस तरह से समझा जाता है। हमारा गाइड अगर हिंदुस्तानी होता तो पहले दिन फेंक देता, अबे इसमें तो सारे समय 0 है, इसको फेंक दीजिए, इसको कोई काम नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये डेटा की तरफ देखने की एक दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण आपको बदलना बहुत जरूरी है। और ये दृष्टिकोण जिस दिन बदल जाएगा उस दिन हर डेटा काम का डेटा है। दूसरी बात कहता हूं मैं, हमारे यहाँ दूसरा एक समस्या होती है कि हम लोग जब भी कभी बात करते हैं तो एक उसका लार्जर पिक्चर नहीं देखते। लार्जर पिक्चर देखने की अगर हमें आदत डाल दी जाए तो जो हम छोटा सा काम कर रहे हैं, हम अपने आप को मशीन का एक कलपुर्जा समझे, एक गियर समझे, जिसको अपने दिशा में अपने गति से मूव होते रहना है, तो पूरी मशीन ठीक चलेगी। पूरी मशीन ठीक कर चलाने की जिम्मेदारी हमारे अकेले की नहीं हो सकती है, हमें अपना पुर्जा ठीक से चलाना जरूरी है, लेकिन हमें पूरी मशीन मालूम होनी चाहिए कि हमारा रोल कहाँ है, हम कहाँ पे हैं। इसलिए हम इसको हमारे रिसर्च फॉर रिसर्च फाउंडेशन में ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट। और मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में हर आदमी अपना काम करेगा तो मिशन पूरा होगा। एक एग्जाम्पल, बड़ा घिसा पीटा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं देना चाहूंगा क्योंकि ये जिन लोगों ने हमें सुना हुआ है उनके लिए तो ये रिपीटिशन होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, उसलिए मैं देना चाहूंगा। एक मिशन निकला था कि जो मैंने अभी जैसे चांद पे जाने की बात की, तो ये 1968 में या ऐसा कुछ रशिया ने डिक्लेयर किया कि हम लोग 2 साल में, मतलब एक 1970 में चांद के ऊपर आदमी को उतारेंगे, मैन ऑन मून मिशन। अमेरिका और रशिया का तब बड़ा शीत युद्ध चलता था, अभी भी चलता है लेकिन तब तो बड़ा जोरों पे था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तय किया कि रशिया के 1 साल पहले हम पहुंच सकते हैं क्या, 1969 में हम पहुंचेंगे क्या चांद के ऊपर। उसने अपने वैज्ञानिकों को बुलाया, नासा के लोग आए, बाकी वैज्ञानिक आए, उनके साथ बात हुई। उन्हें आज आपको आइडिया आई और 1 साल में पहुंचने की बात करें, असंभव है, ये हो नहीं सकता। प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है, नहीं हो सकता, नहीं होने के लिए क्या कारण है उसको लिस्टिंग करो। उसकी लिस्टिंग शुरू हो गई। उसकी लिस्टिंग में पहला आया कि जब हम लोग जब जो स्पेसक्राफ्ट लेके जाएंगे, वो स्पेसक्राफ्ट को वापस भी तो लाना पड़ेगा। आज तक तो आदमी को नहीं भेजा था तो वापस नहीं आएगा तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आदमी के साथ जाएगा तो वापस लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब री एंट्री जो होती है अर्थ के समय में, उस समय बहुत सारा गर्म हो जाता है घर्षण के कारण, हवा के घर्षण के कारण वातावरण में जब एंट्री करता है बाहर से तो यान जल जाएगा। उसके लिए एक विशिष्ट तरीके के मेटल की, विशिष्ट तरीके के टाइल्स की जरूरत है जो बाहर से लगाई जा सकती है, और वो मटेरियल हमारे पास नहीं है।
उसलिए हम री एंट्री नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी बात है कि हमारे पास स्पेस सूट बनाने के लिए कपड़ा नहीं है उस तरह का जो उस वातावरण में रहेगा, उस वातावरण में आदमी को जिंदा रखेगा। ऐसे बहुत सारे कारण उन्होंने दिए। उसके ऊपर फंडिंग की गई, उसके ऊपर रिसर्च चालू हुआ। उसी दौरान बहुत सारे मेटल अलॉयज हल्के होने चाहिए थे, उसलिए एल्यूमिनियम के मेटल अलॉयज बने, इंडालियम और जर्मेनियम, इस तरह के बहुत सारे मेटल के अलॉयज उस तरह निर्माण हुए। ये पहले नहीं थे। ये इसलिए निर्माण हुए क्योंकि उस स्पेस के लिए, रिसर्च के लिए, मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए मेटलर्जी वाले लोग काम पे लग गए, टेक्सटाइल वाले लोग काम पे लग गए, फैब्रिक्स बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स बनाने के लिए। उसमें नायलॉन, प्रोपिलॉन, टेरिलॉन, बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट बन गए। एक मिशन मैन ऑन मून, जिसके कारण एक कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो गया, एक कंप्लीट इंडस्ट्री के सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स डेवलप हो गए। जो मेटलर्जी के थे तो अलग अलग दिशाओं में के सेक्टर्स डेवलप। एक मिशन अगर हाथ में ले लिया जाता है तो बहुत सारी संभावनाएं निर्माण होती है, और ये संभावनाएं निर्माण होती है, ये संभावनाएं बहुत सारे रिसर्च को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, बहुत सारी इकोनॉमी गियर अप करने के लिए काम में आने वाले चीजों के लिए काम आ सकती है। ये होगी बात वहां पे। अब इतिहास तो आप सबको मालूम है कि पहला जो चांद के ऊपर गया था वो यान अमेरिका का था और नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1969 में जो अमेरिका ने पहला कदम रखा चांद के ऊपर, वो केवल एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के कारण किया। सारा 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 राष्ट्र एक तरफ काम करना शुरू। क्या हम नहीं कर सके? हमारे पास मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे काम करने लायक है। हमारे पास, जैसे आप जिन गांव में रहते हैं, जिस शहरों में रहते हैं, उन शहरों में तालाब होगी, नदियां होगी, और वो खराब हो गई है यह भी आपको पता होगा, और वो खराब हो गई, उसके ऊपर किसी ने उसके ऊपर अपनी नाराजगी भी जताई होगी। कोई आपके उसमें से लेखक हो तो उसने कहीं न्यूज़पेपर में लिखा होगा, कहीं पेपर जर्नल में लिखा होगा, या कहीं बोला होगा, किसी कमिश्नर को गाली दी होंगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा, और नहीं किया होगा तो उससे भी बेकार स्थिति है। लेकिन किसी ने ये प्रयास किया क्या कि क्या वो जो समस्या है, वो समस्या हल करने के लिए मैं अपने ही शहर में से 15 रिसर्चर्स की एक टीम बनाता हूं और इसके ऊपर काम करता हूं? अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो हम लोग अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई बाहर से आके करेगा? आपके शहर के तालाब को, रायपुर के शहर में बड़ा तालाब जो है उसको साफ करने के लिए क्या बाहर से लोग आएंगे? अरे आपका जो राजपथ है रायपुर का, उसके बगल से आके जो बदबू आती है, वो बदबू साफ करने के लिए रायपुर के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, हर तरह का समस्या का समाधान करने के लिए रिसर्च करने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये जब तक हम नहीं करते हैं तो हम अपनी समस्याओं को नहीं सॉल्व करें तो कहाँ की समस्या सॉल्व? तो भारतीयता लाने का जो पहला अंग है वो ये है कि क्या हमारे साथ में जो हो रहा है, हमारी जो समस्याएं है, हमारे जो कॉमन मैन की समस्या है, क्या हम उसका निराकरण कर सकते हैं क्या? ये पहला अगर भारतीयता लाने का कोई मूल मंत्र है तो हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बहुत सारे थीसिस ऐसे होते हैं जो थर्मोडायनामिक्स में होते हैं, उसमें डायटम टेम्परेचर लिया जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। डायटम टेम्परेचर का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर से बाकी के कैलकुलेशन बिल्डअप किए जाते हैं, और आमतौर पे ये सारे जगह पाया जाता हुआ टेम्परेचर ऐसे बोला जाता है। एवरेज टेम्परेचर मान के भारत में एवरेज टेम्परेचर 30 होता है, 20 नहीं होता है। सारे थर्मोडायनामिक्स के थीसिस जो है वो अमेरिका और यूरोप के लिए बने हुए हैं, उसका भारत में उस कैलकुलेशन का कोई यूज नहीं। तो हम अपने समस्याओं पर हम भारतीयता तो लाए उसमें पहले। ये पहला भारतीयता लाने का जो मूल मंत्र है वो है कि हम अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए बात करें, और उसको मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में शामिल होने के लिए आप सब लोग आमंत्रित है। जिसको भी हम लोगों के मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में आना है वो आ सकते हैं। दूसरा मिशन मोड प्रोजेक्ट की एक बात कर देता हूँ। एक मिशन मोड प्रोजेक्ट हम लोग ले रहे हैं जिसमें चालू हो रहा है, जिसमें एग्रीकल्चरल के ऊपर है। वो हार्वेस्ट के बाद में, मतलब जब आप खेत में से अनाज पा लेते हो उसके बाद में जो लॉस होता है वो भारत में 18 से 20%। इसका मतलब वो लॉस जो है वो लॉस करीबन 50,000 करोड़ रुपए सालाना है।
ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ इतना गेहूं वेस्ट होता है पैदा होने के बाद, पैदावार के बाद में, कि हम साल भर ऑस्ट्रेलिया को फ्री में खाना खिला सकते हैं। तो फिर हमारे यहाँ भूखे लोग क्यों हैं? अगर ये खराबी हो रहा है तो भूखे लोग क्यों हैं? और दूसरा, ये 50,000 करोड़ का नुकसान सहने लायक हमारी स्थिति है? एक और एग्जांपल देता हूँ, इसमें हम लोग मिशन मोड प्रोजेक्ट ले रहे हैं कि ये 18% से 4% की तरफ कैसे बढ़े, 5% की तरफ कैसे बढ़े, इसको कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर काम करें। इसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, इसमें टेक्नोलॉजी बनाने वालों की आवश्यकता है, इसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की आवश्यकता है, इसमें वो लोग चाहिए जो वेयर हाउस मॉनिटरिंग कर सके, वेयर हाउस मैनेजमेंट कर सके, उसमें वो लोग चाहिए जो एडवांस रिसिप्ट और वेयर हाउस रिसिप्ट दे सके, बैंकिंग सेक्टर के लोग चाहिए ताकि ये समस्या का समाधान किया जा सके। इसमें वो लोग चाहिए जो चेन मैकेनिज्म करते हैं, वैल्यू चेन मैकेनिज्म या सेल्स चेन मैकेनिज्म करते हैं, जो प्रोडक्ट को सही तरीके से ले जा सके, वो लोग चाहिए। रिसर्च हर जगह का चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर हर जगह के चाहिए। तो एक मिशन मोड प्रोजेक्ट भारत को बहुत कुछ दे सकता है। एनआरएफ की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, मेरे से पहले जब बोला गया था तो एनआरएफ की एक बात हुई, शायद सिद्धार्थ जी ने बात की थी। एनआरएफ में कुछ बजट की बात हुई है रिसर्च के ऊपर। उसमें यह कहा गया है कि भारत में 0.69% ऑफ द जीडीपी हम रिसर्च की तरफ लगाते हैं। ये फिगर शायद 0.7 के ऊपर पहुंच गया अभी हाल फिलहाल में। लेकिन क्या रिसर्च को सही में, और इसमें यह कहा गया कि इसको बढ़ाया जा सकता है, अमेरिका 4-4.5% करती है, जापान 4% करता है, वगैरह वगैरह। तो क्या इसको बढ़ाने की आवश्यकता है? मैं तो उल्टा सोचता हूँ। आप 5 मिनट के लिए सोच के देखिए, ये जो 50,000 करोड़ रुपया जो वेस्ट हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सत्यानाश होने के कारण, क्या 2,000 करोड़ रुपया 5 साल में भारत नहीं लगा सकता कि हर साल 5,000 करोड़ रुपया बच जाए? और क्या ये 2,000 करोड़ रुपया लगाने से 50,000 करोड़ रुपया भारत का जो बचेगा वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? वो जीडीपी को नहीं बचाएगा। एनवायरमेंट की अगर बात करें तो एनवायरमेंटल लॉसेस के कारण भारत का जो नुकसान है वो 2.5% ऑफ जीडीपी है, 2.5% ऑफ जीडीपी। एंड 2.5% ऑफ जीडीपी को अगर हम कर सके एनवायरमेंट के ऊपर काम करके, हमारा एनवायरमेंट ठीक करके, तो हम जीडीपी से अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे। रिसर्च जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा बाकी डेवलपमेंट के लिए। हो सकता है 10% ऑफ द जीडीपी विल बी जनरेटेड बाय ओनली रिसर्च। ये संभावना निर्माण हो सकती है, और ये संभावना निर्माण तभी हो सकती है हमारे हर रिसर्चर्स को ये मालूम हो कि वो किस तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के आगे बढ़ने में, राष्ट्र के विकास में सहयोग दे रहा है। केवल उसका पीएचडी कर रहा है ये बात नहीं है, समहाउ पीएचडी खत्म कर रहा है ये बात नहीं है। ये भाव जब मन में आएगा, और ये भाव मन में तभी आएगा जब किसी मिशन मोड प्रोजेक्ट टाइप में जुड़े हुए हो। ये जिस दिन भाव मन में आ गया तो मान के चलिए कि आपका विकास कोई नहीं रोक सकता। पैसा बहुत छोटी चीज है, पैसा नहीं आएगा बीच में, क्योंकि जब आप ही उस तरह से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं तो पैसा कहां से लगेगा? ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि लेबोरेटरी के लिए पैसा नहीं लगता, या बिल्कुल लगता है। ये बिल्कुल सत्य स्थिति है, ये वास्तवता है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो खर्चा नहीं होना चाहिए। हम हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेटा अमिताभ जी ने दिए, उसमें कोई पहले, अभी तो थोड़ा बहुत शुरू हो गया, सारा स्पेंडिंग बजट होता था, कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं हुआ करता था। आपको दिया है, आपको खर्चा करना है, आपने खर्चा कर दिया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। तो ये स्पेंडिंग बजट वाली जो लेबोरेटरीज है ना, वो कुछ नहीं करेगी कभी। स्पेंडिंग बजट वाली लेबोरेटरी में तो स्पेंड करना ही है, उसको क्या लेना देना उससे कुछ निकला नहीं निकला, उससे क्या लेना देना। और उसीलिए शायद हम कुछ निकाल नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखा जा सकता था, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगा जा सकता था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिस दिन मांगोगे उस दिन हर चीज के, उसलिए इंडस्ट्रियल फंड, जो लेक्चर में मुझे पूछा था कि इंडस्ट्रियल फंड कैसे मांगा जाए, हमने कहा इंडस्ट्रियल फंड मांगना तो ठीक है, इंडस्ट्री के बेनिफिट्स को गिनवा दीजिए पहले, उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर उनको समझ में आ गया कि उनका बेनिफिट हो रहा है तो पक्का पैसा देंगे। लेकिन अगर किसी नेशनल फंडिंग एजेंसी ने आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया ना, तो आपसे 3 रिपोर्ट की अपेक्षा करती है। पहला इंसेप्शन रिपोर्ट, दूसरा इंटरिम रिपोर्ट, तीसरा फाइनल रिपोर्ट, और 4 पेपर।
इसके अलावा वो कोई अपेक्षा नहीं रखती। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री ने आपको 10,000 रुपए भी दे दी है तो आपको दिन में 3 बार फोन करेगा, क्या कर रहे हो, क्या हुआ, वो एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आया। वो मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी करेंगे क्योंकि उनका पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात एक और बता सकता हूँ इसमें कि जैसे इसमें उदाहरण देता हूँ कि एक मैं भी उनसे प्रेरित हूँ, मैं उनसे प्रेरित होकर कुछ काम करना। एक बैंगलोर में एक सर्जन है जो बड़े अच्छे रिसर्च करते हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ एक मशीन बनाई है जो एमआरआई होता है ना, हमारा मेडिकल में एमआरआई करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, उसके जैसा दिखती है। और वो करती क्या है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ काम करते हुए कैंसर के टिश्यूज को रोकती है। और उसको रोकने के लिए क्या करती हैं, तो एक T53 नाम का आपका एक प्रोटीन होता है, उसको उसका एक्टिविटी बढ़ाती है बॉडी में। बड़ा सरल लगता है बताने के लिए, लेकिन उनके यहाँ कैंसर के पेशेंट्स की लाइन लगती है ये ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि इसमें ना कोई केमोथेरेपी है, ना कोई सर्जरी है, ना कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो बीमारी से ज्यादा सख्त है, ऐसा कुछ नहीं है, और ठीक हो रहा है। अब यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक हमारा भारतीय मन इसके ऊपर मानने को तैयार नहीं होता फिर भी। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने इसको अमेरिकन एफडीआई का सर्टिफिकेशन दिया। अमेरिकन एफडीआई ने सर्टिफिकेट दिया और अमेरिकन एफडीआई ने सर्टिफिकेट देते हुए कहा पिछले 1 या 1.5 दशक में ये पहला ब्रेक थ्रू है कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर। जिस समय ये कहा गया उस समय भारत में उनके नाम की चर्चा होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि एफडीआई ने, यूएस एफडीआई ने कहा बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका अगर प्रोडक्ट वहां से कर सकते हैं। और हुआ क्या कि अब उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी को, भारत में एक कॉस्ट पे, अमेरिका में एक कॉस्ट पे, रशिया में एक कॉस्ट पे, इस तरह से अब उनके जो उनका जो रिसर्च है उसमें जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके 100-200 गुना ज्यादा उनको केवल टेक्नोलॉजी बेच के मिलने वाला है। ये होता है रिसर्च का पावर। ये अगर आप रिसर्च को ढंग से समझो, एक आदमी ने किया हुआ रिसर्च आज दुनिया चाहती है कि हमें मिलना चाहिए। और इनोवेशन एंड रिसर्च इसमें थोड़ा अंतर है। इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है, रिसर्च करने से इनोवेटिव हो जाएगा ऐसा नहीं है। इनोवेटिव होने के लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, खुद की आत्मनिर्भरता करना बहुत जरूरी है कि मैंने जो किया सही किया क्या। 4 बार खुद को सवाल पूछने चाहिए। फंडिंग एजेंसी बाद में पूछेगी, आप पहले पूछिए खुद, आप जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी है क्या। रिसर्चर्स को मैं इसके ऊपर भी आता हूँ कुछ करने का मतलब क्या होता है करके, मैंने जैसे कह दिया मतलब तो मुझे ध्यान में आ गई। हमारे यहाँ पेपर भी बहुत सारे लिखे जाते हैं, रिसर्च पेपर, और ये रिसर्च पेपर का थीसिस का कई बार जो लिखने वाला होता है वो और 2 रिव्यूअर और कई बार गाइड भी, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ता। इसके अलावा इस थीसिस को कोई किसी ने पढ़ा हुआ नहीं रहता। अगर इतना पढ़ना होता तो शायद हम लोग को पता होता कि हर एक के थीसिस में क्या क्या लिखा है, हमने हमारी ऐसी चर्चा ही नहीं होती। अब जापान में जब मैं वो काम करता था और काम करके मैं कुछ डेटा वेटा कलेक्ट कर लेता था तो एक रिसर्च पेपर लिखने की बात बनती थी, तो मैं उस वक्त डेटा लेके और अपना एक ड्राफ्ट पेपर लेके अपने प्रोफेसर साहब के पास पहुंच जाता था। प्रोफेसर साहब मुझे 2 सवाल पूछते, ये 2 सवाल बहुत अहम है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल ये पूछते थे कि आपने जो किया डज इट मेक ए सेंस, इसमें से कोई अर्थ निकलता है क्या, और वो अर्थ निकलता है तो उसका उत्तर अगर हाँ दे रहे हो तो क्या अर्थ निकलता है बता दीजिए। ये पहला सवाल होता था। अब इसका अगर जवाब दे दिया कि हाँ इसमें अर्थ निकलता है, इसमें ये हुआ था, ये आया है, इससे ये समझ में आता है, कुछ चीजें बता दी। उसके बाद में दूसरा सवाल आता है, डज इट कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। मैं साइंस पे काम कर रहा था, डज इट कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। दुनिया में साइंस के ऊपर जो काम हो रहा है क्या उसमें थोड़ा तो भी कंट्रीब्यूशन उसको आगे ले जाने के लिए ये काम करेगा। अगर कर रहा है, ये 2 सवालों का जवाब ठीक है तो वो पेपर हाथ में लेते थे। उसके पहले तो हाथ में भी नहीं लेते थे। उसके बाद में पेपर पढ़ेंगे 4 दिन में, उसके बाद में उसके ऊपर डिस्कशन होगा, हो सकता है उसमें और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा और उसके बाद में पेपर जाएगा पब्लिकेशन। बहुत बड़ी सीख। 2 सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है, डज इट मेक अ सेंस एंड विल इट कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। साइंस की जगह आप कुछ भी नाम डाल दीजिए, विल इट कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीब्यूशन
मतलब साइकोलॉजी में एडवांसमेंट होने के लिए काम में आएगा या हिस्ट्री में एडवांसमेंट होने के काम में आएगा। आप जो चाहे वो सब्जेक्ट उसमें डाल, ये बहुत जरूरी है। पब्लिकेशन हम करते हैं लेकिन पब्लिकेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसलिए इम्पैक्ट करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसलिए मैंने कहा जो एग्जांपल मैंने दिया था बैंक का, सहकारी क्षेत्र के बैंक का, वो इम्पैक्ट अगर पूरे सहकारी क्षेत्र के बैंक के ऊपर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट हो जाता तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। अब वो नागपुर के किसी तालुका के किसी एक एरिया के किसी एक ब्रांच में छोटे मोटे कागज का कलर पीले से नीला कर देने से हो रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। हो सकता है एक्सपेरिमेंट उसी ब्रांच में होता है, 2 ब्रांच में होता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए सीमित हो जाते हैं हम लोग, लेकिन इम्पैक्ट दिखाने के लिए तो और इम्पैक्ट की स्टडी करने के लिए हम सारे जगह के सैंपल तो ले लेते कम से कम, वो हमने किया ही नहीं। तो उस तरह का जो इम्पैक्ट का मीनिंग होता है, या तो आप किसी चीज की प्रोडक्टिविटी, किसी चीज की एफिशिएंसी ये 50 से 100 गुना बढ़ा दीजिए, या आपका इम्पैक्ट ये बहुत सारे लोगों के ऊपर, बहुत सारी बड़ी सोसाइटी के ऊपर, बहुत सारे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और तब पेपर शायद हो सकता है नेचर और साइंस में भी चला जाए। नेचर और साइंस या मेडिकल रिसर्च में लैंसेट जो है, या उस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनमें चला जाए। अगर नहीं है वो इम्पैक्ट कहीं नहीं जाएगा, वो आपका पेपर ऐसे ही पड़ा रहेगा। ऐसे आपके बायोडाटा में एक लाइन ऐड कर देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। एक हो गया। तो ये जो इम्पैक्ट वाला मामला है, ये जो बड़ा इम्पैक्ट मैंने अभी जो कैंसर वाला बताया था आपको, कि उन्होंने जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो एक ये बनाया है, डिवाइस बनाया हुआ है, उस डिवाइस का इम्पैक्ट ये कैंसर पेशेंट्स के लिए है, उनके ट्रीटमेंट के लिए है। और कैंसर पेशेंट्स तो सारे दुनिया में फैले हुए हैं, सारे दुनिया में उनका इम्पैक्ट हो गया। हो सकता है उस आदमी को आगे चल के नोबेल मिल जाए, क्योंकि उन्होंने इम्पैक्टफुल रिसर्च तो इम्पैक्टफुल रिसर्च की भी बात करी। मैं आखिरी एक पॉइंट रख के फिर अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं शायद आधा घंटा से ज्यादा बोल चुका हूँ। एक चीज और रखिएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जब विद्यापीठ इसको देखता है, कोई विश्वविद्यालय इसको देखता है, तो विश्वविद्यालयों के लिए मेरी खास दरखास्त है कि आप इसमें से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जहां आपने इंडस्ट्री के साथ काम किया तो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला मामला तैयार हो जाता है। तो इंडस्ट्री इंटरेक्शन बढ़ा के, जैसे हमने अभी एक पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एक प्रोग्राम लिया था, मैं चाहता हूं कि बाकी विद्यापीठों में भी ऐसा हो, और इससे जो परिणति हुई है, इसके कारण जो परिणाम आए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं उसका उदाहरण देके फिर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने एमएसएमई के साथ में और अकेडमी का इंटरेक्शन करवाया। 200 से ज्यादा एमएसएमई इंडस्ट्री और 100-150 एकेडमिशियंस, इनका इंटरेक्शन करवाया। इनका इंटरेक्शन का फलस्वरूप ये रहा कि इंडस्ट्री की समस्याएं क्या है ये बताइए। तो वहां पे एक साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है लुधियाना में। लुधियाना में सबसे ज्यादा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग होती है भारत में, शायद हो सकता है दुनिया की सबसे ज्यादा हो, क्योंकि वो संगठन जो है, जो एसोसिएशन है, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। उनको एक समस्या है, उनकी समस्या है कि वो जो एक लाइट वेट साइकिल बनाते हैं, जो आजकल बड़ी कॉमनली यूज होती है, उसकी कॉस्ट बहुत अच्छी मिलती है। वो जो लाइट वेट साइकिल है उसके लिए एक एल्यूमिनियम का एक तरह का अलॉय लगता है, जिसके कारण वो साइकिल की स्ट्रेंथ तो बनी रहती है लेकिन हल्की हो जाती है। ये अलॉय भारत में नहीं बनता। अगर कोई रिसर्चर्स इस अलॉय बनने की विधि को ढंग से तैयार करे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे, और ये हमारे मेटल मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के साथ बात करें और वहां पे जाए, तो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम। और इसके लिए पहला फंड लगना है, इसके लिए बाइसिकल एसोसिएशन रेडी है, ये फंड हम देने को तैयार है, क्योंकि बाद में हमारी कॉस्ट बचेगी, हमारा फायदा होगा, हमारे प्रोडक्टिविटी, हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हमारा मार्केट एक्सपांशन, इस चीजों में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हम रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, फंडिंग करने के लिए तैयार है। 200 इंडस्ट्रीज खड़ी है जो रिसर्च को फंडिंग देने को तैयार है। माननीय गडकरी जी भी उसी इसमें उद्घाटन सत्र में थे। उन्होंने जब ये सारा माहौल देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हम हिंदुस्तान में बनाने जा रहे हैं, उसमें से एक टेक्नोलॉजी सेंटर RFRF और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस में बनाया जाएगा। मैं आज ही सैंक्शन कर दूंगा। इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ। आज पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर बनने जा रहा है।
जिसका प्रपोजल बन गया है, प्रपोजल योग्य स्थिति में चला जाएगा और वहां पे फंडिंग आ जाएगी। आपके वर्कशॉप में से ऐसा कुछ निकलता है तो वर्कशॉप का भी बहुत मीनिंग है। आपके इंडस्ट्री, आपके आसपास की इंडस्ट्री अगर काम पे लग जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपके विश्वविद्यालय से निकले वाले बच्चों के लिए नौकरी का प्रबंध हो जाएगा। अगर रिसर्च करके वो इतनी चीजें बना सकते हैं कि वो खुद ही टेक्नोलॉजी बना के दे सकते हैं, जो आईटी इंडस्ट्री में काफी तरह से हो रहा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी डेवलपमेंट होगा, स्वयं रोजगार निर्मित होगी। और क्या आप नहीं सोचते कि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा आपका? विश्वविद्यालय, उसका नाम ही विश्वविद्यालय है, विश्व के ऊपर इम्पैक्ट लाने के लिए बनाया गया एक आलय, जो घर है उसमें आके जो जाएगा उसकी तो क्षमता इतनी बढ़नी चाहिए कि वो बाहर जाके काम करे। मैंने कहा था कि ये एग्जांपल देके मैं बंद करूंगा, लेकिन एक पॉइंट रह गया जो बाहर जाने की बात करने से आ गया है, वो ये है कि क्या हम इसके ऊपर समाधानी हो जाए कि भारत की कुछ समस्या हमने सॉल्व कर ली या सारी करने की कोशिश कर ली और एंटरप्रेन्योरशिप और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर लेंगे, समाधानी हो जाए। ऐसे होने की आवश्यकता नहीं है। शोध में भारतीय लाने का दूसरा जो परिप्रेक्ष्य है वो है, हम क्या बाहर वालों को कुछ दे सकते हैं? हम यहाँ पे बना हुआ रिसर्च बाहर ले जा सकते हैं क्या? हम लोग चाइना से कितने दिन कंपेयर करते रहेंगे? कौन सा दिन तब आएगा जब चाइना हमसे कंपेयर करेगा? तो क्या हम बाहर वालों को कुछ दे सकते हैं? उनके रिसर्च में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जैसे हमारे एक फ्लड मॉडलिंग का होता है, फ्लड मॉडलिंग का होता है जो अर्बन फ्लड मॉडलिंग का एग्जांपल दूंगा। जैसे शहरों में जो बाढ़ आती है, जो मुंबई में बड़ी कॉमन हुआ करती थी, आजकल तो कहीं पे भी आती है। इस तरह का अनप्लान्ड डेवलपमेंट हमने कर लिया है, और जो क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश का जो ये बदल गया है, बारिश का जो क्वांटिटी जो थी, जो पर्जन्यमान होता था, वो बदल गया है। उसके कारण हमारे यहाँ अर्बन फ्लड्स उदयपुर जैसे जगह पे आ रहे हैं, राजस्थान में, चेन्नई में भी आया। चेन्नई में तो ठीक है, फिर भी कोस्टल सिटी है और हम जानते हैं रिट्रीटिंग मानसून वहां से जाता है। मुंबई में तो हर साल आती है। मुंबई 3 दिन बंद हो जाती है जब बाढ़ आती है, तब बहुत सारी एक्टिविटी एकदम स्लो हो जाती है। मुंबई 3 दिन बंद होने का मतलब हो गया कुछ 0.25% ऑफ जीडीपी का लॉस। ये जो लॉस है, ये मुंबई हर साल सहन करती है, हर साल, मतलब ये हमारे ऊपर लादा जाता है। ऐसा ही अर्बन फ्लड बाहर के देशों में भी आता है। तो जब एक बार अर्बन फ्लड मॉडलिंग और अर्बन फ्लड मिटिगेशन का अगर सिस्टम समझ लेते हैं, तो क्या ये आप ज्ञान बाहर नहीं दे सकते? हम यहाँ पे बैठ के दुबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑलरेडी कंसल्टेंसी दे चुके हैं, कि जिसमें मैं अपने नीरी की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे दुबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसकी कंसल्टेंसी भारत से दी गई। तो हम बाहर की भी समस्या तो दूर कर सकते हैं, केवल हमारी ही नहीं। ज्ञान ऐसी चीज है कि जिसको आप लेके जाओगे तो वहां पे मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी के साथ जा सकते हैं। तो रिसर्च की ताकत समझिए, रिसर्च की ताकत बहुत बड़ी है, और रिसर्च वर्क को हल्के में मत लीजिए। रिसर्च पूरे दिल से और दिमाग से आना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें अपनी आंखों को खोल के हर चीज में ध्यान दे के, उसको ये समझ के कि हम किस बड़े मशीन का कलपुर्जा है, वो समझते हुए हम इम्पैक्ट जो करना है पूरे मशीन पे करना है, और इस मशीन का इम्पैक्ट बाकी जगह पे होना है, ये ध्यान में रखते हुए हम अपना रिसर्च करें। टॉपिक भी आज आपने कुछ भी चुन लिया हो, अगर आपको लगता है कि उस टॉपिक में और कोई बहुत बढ़िया करना हो तो हमें लिखिए जरूर। मैं आपसे हर आदमी से फोन पे तो बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे दिन में करीबन इतने फोन आते हैं कि मैं सब पे फोन पे बहुत ज्यादा विस्तृत बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे ईमेल लिखेंगे तो ईमेल को मैं शायद इसी तरह से जवाब देने की अपने समय में कोशिश करूंगा, और उसमें हो सकता है कि आपके टॉपिक्स को थोड़ा सा रीओरिएंट करें। टाइटल ऑफ द थीसिस वही रहने दीजिए, वो तो जब विश्वविद्यालय के चांसलर लोग और वाइस चांसलर लोग अपने आरडीसी में वो पास करा लेंगे, कि वो बॉडीज में पास करा लेंगे कि आज के बाद टाइटल नहीं, अवध विश्वविद्यालय ने, दीक्षित साहब ने कर दिया वो, ये टाइटल नहीं, अभी आजकल वहाँ पे पर्पज ऑफ रिसर्च रजिस्टर होता है, टाइटल बाद में देखेंगे। तो पर्पज ऑफ रिसर्च रजिस्टर करने की जो बात आपके यहाँ सैंक्शन हो जाएगी, तो आपका रिसर्च का ओरिएंटेशन बदल जाएगा। तब तक हम टाइटल वैसे ही लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है। हमें पीएचडी खोनी नहीं है, पीएचडी तो लेनी ही है, लेकिन साथ में फ्रूटफुल रिसर्च भी करना है, फ्रूटफुल पेपर्स लिखने हैं, फ्रूटफुल पेटेंट्स लिखने हैं, अपने खुद के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है,
अपने साथ वालों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है, उनके लिए रोजगार निर्मित करनी है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करना है। ये सारा ताकत रिसर्च का है। मैं यहाँ पे रुकूंगा, आपको कुछ सवाल हो तो जरूर बताइए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सर, इतनी विस्तृत रूप में आपने इस पूरे टॉपिक को खोल के रखा, और एक तरफ इसमें विस्तार था, दूसरी तरफ बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि सिंप्लिसिटी भी थी। बहुत ही आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से आपने इसके जो जितने पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, वो आपने सभी के लिए रखा। और मुझे लगता है कि एक बार जितने भी लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, और रिसर्च ही नहीं बल्कि हमारे एजुकेशन इकोसिस्टम से जुड़े हैं, उनको सोचने पे मजबूर जरूर आपका वक्तव्य करेगा। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर पे आगे बढ़े, मैं श्री संतोष चौबे जी को भी आमंत्रित अब प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि वे भी इस पूरे टॉपिक पर अपना वक्तव्य, अपने कुछ पॉइंट्स रखें। उसके बाद हम जरूर कुछ सवाल जवाब आपसे लेंगे। कुछ सवाल ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि आप सवाल पहले ले लीजिए, क्योंकि वक्तव्य अभी ताजा है, तो सवाल ज्यादातर राजेश जी के लिए ही होंगे, तो सवाल आप पहले ले लीजिए। ओके, तो मैं अमिताभ सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा। अमिताभ सर, अगर ये सवाल अगर आप एक बार पढ़ के इनको रख सके। जैसे पहला सवाल तो डेफिनेटली जो काफी पहले आ गया था, इसमें सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा फॉर रिसर्च के बारे में सर बात की गई है, और ये पूछा गया है कि हमारे कंट्री में लार्जली सेकेंडरी डेटा पे रिसर्च की जाती है और प्राइमरी डेटा का यूज काफी कम होता है। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस सिचुएशन को? इसका कारण ये होता है कि संसाधनों की कमी, और संसाधनों की कमी को हम मान के लेते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा हर्डल है। इसके कारण हम लोग तुरंत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि सेकेंडरी डेटा पे काम करना शुरू करें, किसी और ने किया हुआ डेटा उसको हम ले लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। डेटा को कलेक्ट करने के लिए कई बार पैसा लगता है और कई बार केवल मेहनत लगती है। जिससे कोई अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो कि जिसमें बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है, कुछ केमिकल्स की जरूरत है, कुछ चीजों की जरूरत है, तो हो सकता है कि वहां पे पैसा लगेगा, लेकिन कई जगह पे नहीं लगता। लेकिन उसमें और एक चीज है कि जैसे अभी हमने एक रिसर्च किया था, जो मैं स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग सीखा था कुछ दिनों पहले, मतलब आज से 15 साल पहले मैंने स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग सीख लिया। एक अमेरिकन प्रोफेसर के साथ में उनके साथ सीखा। उन्होंने मुझे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात समझाई। मैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए काफी पैसा लगता है। एक्सपेरिमेंटलिस्ट होने के कारण मुझे वो बहुत बड़ी समस्या होती है कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कैसे कम करें। तो उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स का मेथड समझाया, तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, बॉक्स बेकनिंग मॉडल एंड उस तरह के मॉडल जो समझाए, मैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ रिजल्ट दे सकता हूँ 35 एक्सपेरिमेंट में, अगर 3 या 4 वेरिएबल। 30 या 35 एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। और जिसको मैं अगर दूसरी तरीके से देखूं तो मुझे करीबन 12 से 15 हजार एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे वही एक रिजल्ट देने के लिए, मैं अगर परंपरागत पद्धति से उसको डिजाइन करूँ। कि मैं एक फिगर, मतलब एक कोई पैरामीटर है वो 1 से 10 तक जा रहा है, तो मैं एक बार 1 लूँ, एक बार 2 लूँ, एक बार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 करूँ। फिर ऐसे मेरे 3 पैरामीटर है, वो मल्टीप्लाइड बाय होते जाएगा परम्यूटेशन का। लेकिन ऐसे मेथोडोलॉजीज है, तो इसके लिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जरूरत है, आपकी कॉस्ट कम करने। तो मेरा ये जो सोल्यूशन है, अगर आपको प्राइमरी डेटा पे जाना है तो आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, और कॉस्ट कम करने के लिए आपको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात करनी पड़ेगी। आपके विषय के बाहर का कुछ पढ़िए, पहले पढ़ के अगर नहीं समझता है तो उस तरह के विद्वानों के साथ, उस तरह के एक्सपर्ट के साथ बात करिए, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। आरएफआर यही करता है, आरएफआर लोगों को जोड़ता है। सेकेंडरी डेटा से काम करना जरूरी नहीं है, आगे जाएंगे हम लोग, प्राइमरी पे हो जाएगा। राजेश सर, इसी पैनल पे एक सवाल और दिया हुआ है कि परंपरागत रूप से अगर कोई चिकित्सकी या वनौषधि अगर कोई ज्ञान लिया हुआ है, पहाड़ों पे जाके या कहीं परंपरागत ज्ञान से लिया है, तो उसको हम पेटेंट कैसे करा सकते हैं? परंपरागत उसके मैं 2 उदाहरण दे, सॉरी हाँ मैं समझ गया, मैं 2 उदाहरण देता हूँ आपको। एक सभी को मालूम है, दूसरा सभी को शायद नहीं मालूम होगा।
नागपुर के पास में देवला पार करके एक जगह है, वहां पे गो विज्ञान केंद्र है। गो विज्ञान केंद्र ने गोमूत्र के ऊपर कुछ काम किया, गोमूत्र अर्क का कैंसर के ऊपर क्या परिणाम होता है उसके ऊपर काम किया। जो मॉडर्न साइंस है ना, वो उसमें रिडक्शनिस्ट अप्रोच पे चलता है। रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि इसको छोटा 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 करके लाइए और उसका इम्पैक्ट देखिए। उसलिए गोमूत्र पे नहीं, गोमूत्र अर्क के ऊपर काम हुआ। इसमें नीरी ने भी सहयोग दिया। इसका पूरा जो मॉडर्न साइंस का एनालिसिस था वो सब कर दिया, उसके ऊपर यूएस पेटेंट हो गया। तो गोमूत्र अर्क का कैंसर के ऊपर होने वाला परिणाम और उसका फायदा, इसके ऊपर यूएस पेटेंट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दुनिया में, मतलब भारत में तो सभी को मालूम है, रामदेव बाबा। रामदेव बाबा के यहाँ अभी जाने का मौका मिला मुझे, उनके साथ 2 दिन हम लोगों ने बिताए। और उनके साथ में जब हम थे तो उन्होंने अपना पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट भी घुमाया हमें। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट केवल एक ही चीज के ऊपर काम करता है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो पारंपरिक वनौषधियों की बात हो रही है, तो वनौषधि से थोड़ा एक स्टेप आगे चल के उसके फाइटोकेमिकल्स की बात कर रहे हैं। और वो फाइटोकेमिकल्स का कैरेक्टराइजेशन, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस और ये सब करके, और उसका कॉम्बिनेशन, इन्होंने इसको मॉडर्न साइंस की तरफ थोड़ा ढकेल दिया। ढकेलना चाहिए नहीं चाहिए ये विवाद हो सकता है, लेकिन उन्होंने ढकेल के उसको औषधि रूप में बना दिया। अब उनके पास पूरा रिसर्च है, उनको मालूम है फाइटोकेमिकल्स का कॉम्बिनेशन कैसे किया जा सकता है और कौन से वनस्पति से कौन सा फाइटोकेमिकल आ रहा है। वहां बहुत बड़ा हर्बेरियम बना रहे हैं वो लोग, जिसमें हर तरह की औषधि वनस्पतियों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जो इस पे काम कर रहे हैं वो थोड़ा बात करें। हम लोग पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी एक एमओयू साइन करने जा रहे हैं, तो उसमें ये चीजों को सम्मिलित कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। रामदेव बाबा ने केवल योग को नहीं बढ़ाया है, साथ में हमारे जो वनौषधि है, वनस्पति औषधि है, उसको भी आगे बढ़ाया हुआ है। पैनल पे एक सवाल दिया हुआ है, रिसर्चर को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ये जवाब आपको मिल चुका है कि रिसर्चर को सबसे पहले अपनी आवश्यकता का टॉपिक लिखना चाहिए। मैं आपसे एक और अनुरोध करता हूं कि आप जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, जो आरएफआरएफ ने बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाई हुई है, कृपया एक बार उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए कृपया। आरएफआरएफ की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज का थोड़ा सा स्वरूप अलग है, मैं उसको थोड़ा उजागर कर देता हूँ। आरएफआरएफ में बोर्ड ऑफ स्टडीज जनरली ऐसी बोर्ड ऑफ स्टडीज एक कि जो आपके इसमें जैसे सिलेबस बनाने वाली वगैरह होती है, उस तरह की बोर्ड ऑफ स्टडीज नहीं है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ स्टडीज का मतलब हो गया है, हम लोग मेंटरशिप की काउंसिलिंग, काउंसिल बोलते हैं उसको, काउंसिल। वो काउंसिल का मतलब ये हो गया कि हम लोग 3 तरह के लोगों, 3 तरह के रिसर्चर्स को हम लोग जोड़ रहे हैं। एक है जो मेंटरशिप लेवल पे, जैसे भटकर जी हो गए, गुरुमूर्ति जी हो गए, इन जैसे लोग जो है महान आत्माएं हैं, इनका अपना बहुत बड़ा योगदान है और इन लोगों को हम मेंटर के स्वरूप में जोड़ रहे हैं। आप जैसे वाइस चांसलर भी इस मेंटर के इसमें आएंगे। दूसरा जो है, जो स्तर है जिसमें मेरे जैसे लोग हैं जो आज भी थोड़ा ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो थोड़ा पॉलिसी लेवल पे काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं, हम लोग इसको बीच वाले लोग जो है, ये प्लानिंग ऑफ द रिसर्च, प्रोग्रेस ऑफ द रिसर्च, मॉनिटरिंग ऑफ द रिसर्च, इसके ऊपर काम करते हैं। और जो एक जिनका 10 साल से कम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हम ग्रास रूट लेवल पे या फ्रंट रनर्स कहते हैं। जो फ्रंट रनर्स है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट लिखेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, वो स्टूडेंट्स लेंगे, स्टूडेंट साथ में हमारे साथ में भी रहेंगे, उनको गाइड करेंगे, इस तरह की जो बातें हैं उसमें काम करेंगे। तो ये 3 तरह के स्तर पे हम लोग हैं और इसमें विषय के अनुसार भी थोड़ा हमने बांट दिया है। उसमें जैसे एक जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट है वो तो है ही है, बट इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी है। जैसे जब हम एग्रीकल्चर कहते हैं तो हम केवल एग्रीकल्चर लोगों को नहीं लेते हैं, हम लोग उसमें इकोनॉमिक्स वाले को भी ले लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी तो समझना पड़ेगा ना। ऐसे ही केवल एग्रीकल्चर बोल के तो थोड़ी चलेगा। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो बनी हुई है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं समय की गरिमा को रखते हुए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चांसलर साहब को भी हमें सुनना है और समय तक पहुंचना है, मैं सिर्फ एक कमेंट करता हूँ। आप लोग जिसके पास भी कोई भी विषय हो जो कि आपको लगता है कि कोई सॉल्यूशन है, कोई स्थानीय समस्या का हल है, और अगर उस पर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से संपर्क करें, या उसमें आप कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहते हैं और उसका कोई कमर्शियल मॉडल बना सकते हैं
तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के पास है, तो आप उसका कोई कमर्शियल मॉडल बना के भी लेके आते हैं तो हम ये विश्वविद्यालय के रूप में एश्योर करते हैं आप में से जितने लोग भी हैं, कुछ ऐसा कर दीजिए जिसमें मजा आ जाए, तो हम आपको पूरी मदद करेंगे। बस मजा आ जाना चाहिए, देश को कुछ हासिल हो जाना चाहिए, कोई इनोवेशन ऐसी हो जानी चाहिए जिससे ऐसा लगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी देश के नाम पे बन रही है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मैं सबसे आखिरी में हमारे चांसलर साहब, हम लोग सब उनका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं चांसलर साहब श्री संतोष चौबे जी से अनुरोध करूंगा, भारतीयता उनका बहुत बड़ा विषय है, बहुत समय पे हम लोग ये सब सुनते रहते हैं, मैं अनुरोध करता हूँ अब आप इस मंच को लीजिए। आदरणीय चौबे जी। धन्यवाद अमिताभ जी। हम लोग इतने अच्छे और रोचक वक्तव्य को सुन रहे थे कि लगता था कि उसे वो बोलते ही रहे और हम लोग उनके उदाहरण आगे सुनते ही रहे। और मैं कहूँगा कि पहला तो अनुभव यह है कि बहुत ही आनंद आया और इतने सारी मूल बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला और इतने सरल तरीके से डाला कि मुझे लगता है कि जो हमारे वाइस चांसलर्स और फैकल्टी यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबको भी उतना ही अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो डॉक्टर राजेश बेनीवाले का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूँ, RFRF में जाता रहा हूँ और उनके शिक्षण मंडल में जो वक्तव्य रहे उनसे भी मैं परिचित हूँ। तो मुझे लगता है कि जो मूल काम और एक तरह से जो अब हम करने जा रहे हैं उसका इंस्पिरेशन एक बड़े दूरी तक RFRF के काम से होता है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, लगभग 5-10 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं। तो एक तरह का इंस्पायरिंग रिव्यू भी उनके काम का हमारे विश्वविद्यालय में रहा है। मैं अपने सभी वाइस चांसलर्स का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सब इसमें आए हैं। हमारे कुल सचिव भी हैं, हमारे फैकल्टी रिसर्चर भी हैं, अमिताभ सर भी हैं। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। अभी जब राजेश जी बोल रहे थे तो मुझे 2-3 अपने अनुभव उदाहरण सामने आए, याद आए। एक तो मैं हमारे जो 3 विश्वविद्यालय उनका नाम सीवी रामन के नाम पर है और सीवी रामन अपने देश के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता हैं। उनने जो रिसर्च किया था उसके लिए बहुत संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ी थी। जब आपने संसाधनों की बात की तो एक बहुत ही सामान्य छोटी सी लैब कलकत्ते में पहले उनके पास थी। उनका एक सोचने का तरीका था, उनका देखने का एक तरीका था, लेकिन जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले वो उस बहुत ही सामान्य कम संसाधनों वाले लैब से निकाले। तो जो राजेश जी कह रहे थे कि हमें अपनी दृष्टि को बदलना है और हमें पहचान उस समस्या की करनी है जो कि हमारी स्थानीयता से जोड़ती हो, तो वो मुझे लगता है कि भारतीयता की पहली पहचान होगी। और सीवी रामन का उदाहरण मेरे सामने सबसे पहले आया कि कितने कम संसाधनों में उन्होंने रिसर्च शुरू किया था। तब हमारा देश आजाद भी नहीं था और उस दौरान उन्होंने ये काम किया। दूसरा, डॉक्टर कलाम से मेरा थोड़ा बहुत परिचय था, उन्होंने हमारी संस्था को पुरस्कार भी दिया। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और हम लोग जो सूचना तकनीक में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते थे उन्होंने जाना, तो बहुत बड़े प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो आप कर रहे हैं कि ग्रामीण समाज के लिए सूचना तकनीक का काम कर रहे हैं और उसको भाषा को आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया है और हिंदी और भारतीय भाषाओं में ये काम कर रहे हैं। आगे चलकर भाटकर साहब से भी थोड़ी बहुत मुलाकात हुई। तो हमारा काम अगर कहीं आगे बढ़ पाया तो सिर्फ इसीलिए कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीयता को पर जोर दिया और आगे चल के विश्वविद्यालय भी उसी के साथ और उसी नेटवर्क पर खड़े हुए। तो मुझे लगता है कि ये जो बात आपने कही कि स्थानीय समस्याओं से जोड़ के अपने काम को देखा जाना चाहिए और शोध भी उसी तरफ जाना चाहिए। ये डॉक्टर कलाम भी बाद में एक पूरा नाम का प्रयोग लाए थे, हालांकि पूरा हमारे यहाँ बहुत चला नहीं, लेकिन अब ये समय आया है जब हम मिशन मोड में ग्रामीण विकास और ग्रामीण आर्थिक विकास के बारे में सोच सकते हैं। और तीसरा उदाहरण मुझे माननीय मोदी जी का याद आया। आपको याद होगा कि जब एक बार उन्होंने सभी वाइस चांसलर की बैठक बुलाई थी, मेरा ख्याल है कि वो शिक्षण मंडल का ही प्रकल्प था, तो उसमें उन्होंने एक सवाल ये खड़ा किया था कि आप सब यहाँ बैठे हुए हैं मित्रों, लेकिन हमने आप सब डिमोनेटाइजेशन की अच्छाई बुराई कहते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में किसने उस पर रिसर्च किया?
और किसने ये देखा कि वास्तविक इम्पैक्ट डिमोनेटाइजेशन का क्या पड़ा है और कैसे इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ा है, ये माननीय मोदी जी ने सवाल करा। ये 2-3 उदाहरण मेरे सामने लगातार बने रहते थे और मैं अपने विश्वविद्यालय में इनके बारे में जिक्र करता हूँ। मुझे लगता है कि जो आपने 5-6 बातें कही हैं, तो सारे नोट्स मैंने लिए हैं। भारतीय विज्ञान की परंपरा पहले आपने रेखांकित की, क्षमता के विकास के बारे में कहा, पीएचडी की प्रक्रिया पर आपने प्रकाश डाला, कुछ उदाहरण आपने दिए, अपनी समस्याओं का समाधान मिशन मोड में काम करें, रिसर्च फंडिंग की चिंता न करें, राष्ट्र निर्माण पर बात करें, इनोवेशन अपनी जगह पर है लेकिन रिसर्च और इनोवेशन दोनों को ही करने की जरूरत है। और साथ में जो आपने उद्यमिता की बात की, ये सारी वो बातें हैं जो विश्वविद्यालय अपने तौर पर सोच रहे थे और अब उन्होंने एक मिशन मोड में काम लिया है, जिसके बारे में बता के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और हमारा जो इम्पैक्ट है वो बाहर भी जाना चाहिए। तो जो आईसेक का पुराना काम था वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कई जगह गया और उससे मुझे ये जो फीडबैक मिला अपने ऑटो फीडबैक की तरह से कि इसी काम को और आगे विस्तारित करना चाहिए, और फिर हमने उस पर आगे रिसर्च में भी कुछ चीजें शामिल की। तो हमने अब जो पर्सपेक्टिव बनाया है वो मतलब क्रियान्वयन कैसे होगा उस पर 1-2 बातें कहकर मैं समाप्त करूंगा। हमारे 5 विश्वविद्यालयों का एक भौगोलिक क्लस्टर जैसा तय कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है तो वो 4 जिलों में या 3 जिलों में पहले, तो समस्या की पहचान मैं उस वर्कशॉप में था जिसमें आपने 500 समस्याएं की एक लिस्ट बाद में जारी की थी और स्थानीय समस्याओं की पहचान करके जारी की थी, तो मैं उससे काफी प्रभावित हुआ। तो हम लोग ये शोध के लिए पहले एक भौगोलिक क्षेत्र तय कर ले रहे हैं, वैसे तो बड़ा भी काम हो सकता है, प्रदेश भी हो सकता है। तो समस्याओं की पहचान पर विश्वविद्यालय ये काम शुरू कर रहे हैं और इन समस्याओं की एक लिस्टिंग की जाएगी। उसमें जैसे आपने कहा कि और सारे विशेषज्ञों को भी बुलाएंगे, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी होगा, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ भी रहेंगे, पर एक हम दृष्टि परिवर्तन के लिए भौगोलिक क्षेत्र में सर्वेक्षण कर रहे हैं। जो मिशन है वो मिशन सेल्फ रिलायंट इंडिया है, स्वावलंबन प्रोजेक्ट जैसा बनाया गया है और प्रदेश के भीतर स्वावलंबन की प्रक्रिया का प्रारंभ करने को लेकर ये मिशन लिया गया, जिसमें और भी कई सब कंपोनेंट हैं। तो एक तो है समस्याओं की पहचान, दूसरा हमारे जो कुटीर उद्योग हैं और जो हमारे एमएसएमई हैं उनके साथ में एक व्यापक संवाद शुरू कर रहे हैं। आपने एग्जाम्पल में कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में आपने ये किया है, हमारे यहाँ कई इंडस्ट्री एरियाज भी हैं। तो दूसरा काम जो कर रहे हैं वो व्यापक संवाद एमएसएमई के साथ में और कुटीर उद्योग के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में हमारे विश्वविद्यालय ये काम कर रहे हैं। तीसरा महाविद्यालयों का एक नेटवर्किंग कर रहे हैं जिसमें कि उद्यमिता के प्रयास बढ़ाए जाएंगे। तो महाविद्यालय के जो छात्र हैं वो लोग उद्यमी कैसे बने, वो कैसे रिसर्च का अपना पर्सपेक्टिव बदले और अपने अपने जिले में ये उद्यमिता का परिवर्तन करने का काम भी कर रहे हैं। इससे शोध की समस्याओं की एक लिस्टिंग सामने आएगी जिस पर कि हम अपने पीएचडी प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे, ऐसा हमारा विचार है। कल यानी कि 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर ये कैंपेन हमारे 5 विश्वविद्यालय में लॉन्च हो रही है। हम चाहते तो ये थे कि आप कल इस कैंपेन में रहते तो ये सारा बड़ा पर्सपेक्टिव और लोगों के सामने भी खुलता, लेकिन आज वो सारे लोग यहाँ दोबारा आ गए हैं और इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा स्वावलंबन मिशन है उसमें एमएसएमई के साथ इंटरेक्शन, महाविद्यालयों की नेटवर्किंग, समस्याओं की पहचान, समस्याओं के आधार पर शोध को बढ़ावा देना और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो अन्य काम है यानी अंतर विधायी रिसर्च को बढ़ावा देना, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज के जो विषय हैं उनके बीच में अंतर क्रिया कराना, और हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज का काम काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है तो भाषा पर और साहित्य पर जो काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाना, ये चीजें कुछ सोची गई। मेंटर्स का विचार आपने बहुत अच्छा दिया। तो हमारे यहाँ जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित हुआ है उसको हम लोग नोड बना रहे हैं और उसके पास में pहले से ही इंडस्ट्री के लगभग 100 से अधिक मेंटर्स हैं, तो इनको इस शोध में लाएंगे और इस शोध को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाषा, स्थानीय समस्या की पहचान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत, ये कुछ आधार स्तंभ हैं जिस पर कि विश्वविद्यालय अपना काम शुरू कर रहे हैं। कल से ये स्वावलंबन
बड़ी परियोजना शुरू हो रही है। इसमें शोध एक बड़ा विषय होगा और स्थानीय समस्याओं पर शोध एक बड़ा विषय होगा। इसमें मैं भाषा के बारे में भी एक बात कहूंगा कि हम चाहते हैं कि सारा शोध का काम हिंदी भाषा में होना शुरू हो। एक बड़ी समस्या अंग्रेजी के कंपल्शन को लेकर भी आती थी, तो हम शोध की पूरी प्रक्रिया को भाषा से भी जोड़कर देख रहे हैं और हिंदी भाषा में ये सारा काम करना चाहते हैं। कुंभ का भी एक उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था कि जो प्रबंधन होते हैं, तो उसका प्रबंधन देखिए कि उज्जैन में कुंभ होता है या इलाहाबाद में प्रयाग में कुंभ होता है, उसके प्रबंधन का क्या हालचाल है। हमारी राज्यपाल महोदय भी ये बात कहती थी। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे स्थानीय प्रबंधन के बारे में भी हम लोग कुछ शोध करेंगे। तो बस फिलहाल में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम पहले से ही उस जगह पर हैं या उसमें कई ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर कि आपने इंडिकेशन दिया। पार्टली बिकॉज भारतीय शिक्षण मंडल के साथ एक लंबा अंतरक्रिया होती है, RF के साथ भी बातचीत होती है। तो इस स्वावलंबन योजना के तहत हम 5 विश्वविद्यालयों में लगभग 15 जिलों को फोकस करते हुए स्थानीय शोध का और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक MOU हमारा भी RF के साथ उस तरह से हो। और एक बात जो आपने जरूरी कही है कि उसके लिए जो इनेबलिंग फ्रेमवर्क है, यानी कि जो टाइटल और थीम की आपने बात करी कि जो उसमें जो हमारे ऑर्डिनेंस रिसर्च को लेके होंगे, उसके ऊपर कुछ काम और यदि करना पड़ेगा तो विश्वविद्यालय उसमें पर्याप्त परिवर्तन कर पाएंगे और करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे जो रजिस्ट्रार्स हैं इस बात को नोट करें और जो इनेबलिंग फ्रेमवर्क है उसको भी हम लोग बदलने का काम करें। आप सभी लोग आए और ये इतना अच्छा और रोचक वक्तव्य हमने राजेश जी का सुना। इसको लेकर सारे विश्वविद्यालय आगे जाएंगे और स्वावलंबन परियोजना में जरूर आपको ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। शोध पर वे स्थानीयता को बढ़ावा देना की संदेश है, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद और सिद्धार्थ एक औपचारिक आभार प्रकट करेंगे। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर। और वाकई आज का पूरा जो सेशन था बहुत रोचक रहा और पूरे सेशन में शोध को लेकर कुछ जो नई अवधारणा बन रही है पूरे देश में, उसके बारे में हम लोगों को जानने का मौका मिला। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने अभी सर से ये भी सुना कि हम लोग ऑलरेडी इस डायरेक्शन में कुछ हद तक आगे बढ़ चुके हैं और ये बहुत टाइमली सेशन को हमने सुना, जिससे कि हम इस सेशन के भी जो हमारे लर्निंग्स हैं उसको इस अभियान में शामिल कर सकते हैं। और एक मुझे लगता है कि कौशल, आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और शोध को जोड़ते हुए एक व्यापक अभियान ये बन सकता है, जो कि अपने अपने एटलीस्ट जो कार्य क्षेत्र हैं विश्वविद्यालयों के, उसमें तो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने में सफल होगा। तो इसी आशा के साथ हम लोग आज इस सेशन को यहाँ पे अब रोकेंगे। आई थिंक हम लोगों ने इसमें अच्छा काफी समय लिया, पर ये आज का टॉपिक इतना अच्छा और रोचक था कि हमें इतना समय उसमें देना भी था। मैं फाइनल कमेंट्स के लिए और एक बार फिर से सभी का धन्यवाद देने के लिए अमिताभ सर को भी आमंत्रित करूंगा। और उससे पहले आईसेक परिवार की ओर से और मेरी तरफ से राजेश सर का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप आए, हमारे साथ जुड़े और हमारे सभी जितना विश्वविद्यालय परिवार से सभी लोग आज यहाँ पे आए, 200 से ज्यादा लोग थे एक टाइम पे, उनको आपने संबोधित किया और अपनी बात रखी। तो आपका बहुत बहुत आभार और सभी अटेंडीज का भी बहुत बहुत आभार कि आप लोग आज आके जुड़े। बाय द वे, ये हमारा लगभग 225वां या 226वां कुछ वेबिनार है अपने कड़ी में, और लगभग 70 से 80 हज़ार लोगों तक हम अपने अपने डिफरेंट लर्निंग सेशंस में वेबिनार्स के माध्यम से पिछले 5 महीनों में जुड़ चुके हैं। और हमारे लिए भी ये गर्व की बात है कि इस कड़ी को हम रोक नहीं रहे हैं, बल्कि इसको आगे और हम लोग बढ़ा रहे हैं और इन सभी टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। तो अमिताभ सर को मैं फाइनल रिक्वेस्ट करूंगा। कल सुबह 1 बजे के सत्र में भी सभी लोग आए, ये आमंत्रण भी अमिताभ दे दें। जी धन्यवाद सिद्धार्थ। कल 1 बजे का जो आयोजन है आत्मनिर्भर भारत का, जो कि सर ने पहले ही रख दिया,
उसका समय 1 बजे है। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि जितना संभव हो सके उसको ज्वाइन करें। राजेश भैया, हम लोगों के पास AIC है और AIC बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो AIC जो देखते हैं उन्होंने हमसे ये कहा है कि इस वक्त टॉप रेटेड AIC में हमारा अकाउंट होता है RNTU फाउंडेशन का। AIC RNTU फाउंडेशन, आप हमारे AIC से अच्छे से परिचित। आपको ऐसा लगता है कि ये रिसर्च, कोई सी रिसर्च हमारे AIC में आनी है तो वो भी आप हमें आदेशित करिएगा, हम लोगों को भी अपने साथ शामिल रखिएगा। RF जहां तक है, हम तो चाहते हैं RF ही NRF हो जाए, लेकिन RF जहां तक है वहां तक हम आपके साथ हैं, हमारा MOU भी आपके साथ है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपने समय दिया। और ये मैं समझ सकता हूँ कि एक ऑनलाइन का एक अलग लिमिटेशन होता है, उसमें आनंद की थोड़ी सी भिन्नता होती है। राजेश जी को आपका सौभाग्य होगा कभी आप लाइव, जैसे कि चौबे जी को लाइव सुनने का आनंद होता है। परसों ही मन की बात में स्टोरी टेलिंग हमने सुनी, कैसी होती है वो राजेश जी को देखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को समय दिया, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। सिद्धार्थ सर, आप लगभग हमारी सबकी गवर्निंग बॉडी में हो, तो आप हमारे गवर्निंग बॉडी मेंबर के रूप में भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर हो साहब हो तो फिर बहुत ही धन्यवाद। आप सब जो मेरे मित्र और मेरे साथी यहाँ पे उपस्थित है, माननीय कुलपति जी, माननीय कुलसचिव जी, आप सबका धन्यवाद। राजेश भैया फिर से मिलेंगे एक बार। सर आशीर्वाद सबको, नमस्कार, जय भारत। नमस्कार सबको, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।